सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। सो एपिसोड 1 का टाइटल है दे ओनली सी ईच अदर एट वेडिंग एंड फनरल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 1 अक्टूबर 1989 के रशिया में, जहां कुछ औरतें स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती हैं और उसी स्विमिंग पूल के बगल में हमें एक लड़की और एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बार बार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर वो लड़का आकर उस लड़की के बगल में बैठ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे किस नहीं देती और मुड़कर फिर उसे गाल पर किस करके स्विमिंग पूल में कूद जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे वो लड़की पूल में कूदी थी वहाँ पे ब्लड आ जाता है और जैसे ही वो लड़की पानी में ऊपर आती है हमें दिखता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और नरेटर हमें बताता है कि ऐसे कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड में 43 बच्चे पैदा हुए हैं। और जैसे ही ये बात डॉक्टर हरग्रेव को पता चलती है वो इस बच्चे को अडेप्ट कर लेते हैं। असल में सर हारग्रेव एक बिलियनर हैं जो ऐसे सभी के सभी बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ 7 ही बच्चे लगे। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का टाइम, जहाँ पर ये सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और फिर हमें दिखाया जाता है सबका इंट्रोडक्शन। उन बच्चों में से सबसे पहला बच्चा दिखाया जाता है लूथर, जो कि अभी मून पर है और उसकी आधी जिंदगी वो मून पर ही बिता चुका है। उसका मुंह बहुत छोटा है और उसकी बॉडी बड़ी सी है। दूसरा बच्चा है डिएगो, जो कि हीरो का काम करते हैं। रात होते ही वो लोगों को बचाने निकल जाता है। उनमें से तीसरी बच्ची है एलिसन, जो कि एक सेलिब्रिटी बन चुकी है जिसे आजकल सभी जानते हैं। उन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा फेमस एलिसन ही है। और चौथा बच्चा है क्लॉस। इसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अजीब दिखाया गया है। ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कैंप्स में रहकर बिताता है और जो टाइम ये कैंप में नहीं रहता है उस टाइम नशे कर रहा होता है। और अब उसके पास नशे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, वो उसके लिए चोरी भी करता है। फिर हमें डायरेक्टली पांचवा छठा बच्चा स्किप करके 7वीं बच्ची दिखाई जाती है, जो कि है वान्या, जो कि वायलिन प्ले कर रही होती है। वान्या ज्यादा स्किलफुल नहीं रहती है क्योंकि वो बचपन से ही वायलिन ही बजा रही होती है। फिर लूथर के पास एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। डिएगो को सेम न्यूज पता चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिसन से भी रिपोर्टर सेम चीजें पूछ रहे होते हैं, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है। फिर उसकी सेक्रेटरी पीछे से आकर उसे बताती है कि आखिर हुआ क्या है और फिर पता चलता है कि क्लॉस तो मरने की हालत में होता है, पर एकदम से वो उठ जाता है और उसे एम्बुलेंस में पता चलता है क्या हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है वान्या का कैरेक्टर, जो कि एक रास्ते पर चल रही थी और जैसे ही वो एक स्टोर के टीवी में देखती है हमें पता चलता है कि आखिरकार हुआ क्या था। असल में न्यूज ये है कि डॉक्टर हारग्रेव उन 7 बच्चों के अडॉप्टेड फादर की डेथ हो चुकी है। वो न्यूज देखते ही वान्या डर जाती है और अपने घर की ओर निकल लेती है। वो जब मैंशन में पहुंचती है तो हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें डॉक्टर हारग्रेव अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कुछ सालों में वो पेंटिंग चेंज होती रहती है। सबसे पहले उस पेंटिंग में से नंबर 5 गायब हुआ और फिर बेन गायब हुआ। और एक और बात, उस पेंटिंग में वान्या कहीं नहीं है। फिर वान्या को अपनी माँ दिखाई देती है जिसे वो बात करने की कोशिश करती हैं, पर वो बिल्कुल कुछ नहीं करती हैं। वो सिंपली उसे इग्नोर कर देती हैं। फिर वहाँ पर एलिसन आती है और वान्या से कहती है कि आज कितने दिनों बाद मिले, पर वान्या को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि कैसे एलिसन अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर है। फिर वहाँ डिएगो आता है और वान्या से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। पर एलिसन वान्या से कहती है कि जितना इस घर पे डिएगो का हक है उतना ही तुम्हारा है। फिर डिएगो ऊपर की तरफ जाता है और अपने फादर के रूम में जाते ही उसे लूथर दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है लूथर तुम्हारी साइज काफी बढ़ गई है। फिर लूथर डिएगो से उसके फादर के डेथ का रीजन पूछता है। वो कहता है कि उनकी नेचुरल डेथ हुई थी या ये मर्डर है, क्योंकि जब उसके फादर की डेड बॉडी को वहां से हटाया गया तो उनके पास उनका मोनेकल नहीं था जो वो हमेशा अपने पास रखते थे। पर डिएगो लूथर को उनकी फादर की डेथ रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उनके फादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, जिसका मतलब मर्डर का कोई सीन ही नहीं बनता। वहीं नीचे वान्या लाइब्रेरी सेक्शन देख रही होती है जहां उसे अपनी लिखी हुई बुक मिलती है जो उसने उसके फादर को गिफ्ट करी थी, पर उसके फादर ने उस बुक को कभी पढ़ा ही नहीं था। और ये बात वान्या को पोगो बताता है, जिसके कंधों पर सारे हवेली संभालने की जिम्मेदारी होती है। फिर वान्या पोगो से पूछती है कि नंबर 5 कितने साल पहले गायब हुआ था, जिसके जवाब में पोगो कहती है कि नंबर 5 को गायब हुए पूरे 16 साल हो चुके हैं। पर उनके फादर को अभी लगता था कि नंबर 5 कहीं न कहीं जिंदा है और लौट के आएगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे अपने फादर को गुड नाइट कहने आए थे, पर क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था बच्चों की माँ उन्हें वापस ले जाती है
और फिर हमें एलिसन उसी कमरे में जाती हुई दिखती है। उसे वहाँ उसके फादर की चेयर हिलते हुए दिख रही थी। जब वो पास जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में वहाँ क्लॉज छुपा बैठा था। असल में उन बच्चों को उनके फादर के उस रूम में जाने की परमिशन नहीं थी, पर अब क्लॉज कहता है कि वो उसके फादर की चेयर पर बैठ के फादर के टेबल पे पैर भी रख सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। उसी समय वहाँ लूथर आ जाता है और क्लॉज को चुराई हुई सारी चीजें वहीं रख के बाहर निकल जाने को कहता है, जिसे मानते हुए क्लॉज सारी चीजें वहीं रख के बाहर आ जाता है, पर असल में उसने एक बॉक्स अभी भी अपने पास ही रखा हुआ था। फिर एलिसन और लूथर आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर लूथर एलिसन से पूछता है तुम्हारा पति और बेटी कैसे हैं, जिस पे एलिसन बताती है कि उसका डिवोर्स हो गया है और उसकी बच्ची अपने फादर के साथ रह रही है। तो लूथर पूछता है ये सब कैसे हुआ, जिस पे एलिसन कहती है कि पैट्रिक ने एक रूमर सर्च कर दिया था जिसे मैं भी संभाल नहीं पाई। अगले सीन में सब हॉल में जमा हो गए थे और लूथर क्लॉज से कहता है कि तुम फादर की आत्मा से बात करो। असल में क्लॉज के पास ये शक्ति होती है कि वो जब चाहे अपनी चप्पल निकाल के आत्माओं से बात कर सकता है, पर क्लॉज लूथर को साफ मना कर देता है क्योंकि फिलहाल वो ऐसी हालत में नहीं है कि वो अपने फादर की आत्मा से बात कर सके। जिस पे डिएगो सामने आके कहता है कि लूथर को उन लोगों में से ही किसी पर शक है कि शायद उनमें से ही किसी ने फादर का खून किया है, जो सुन के सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें 17 साल पहले की एक बैंक रॉबरी दिखाई जाती है, जहाँ सबसे पहले एलिसन जाके एक रॉबर से कहती है मैंने सुना तुमने अपने साथी को गोली मार दी। ये बात सुन के वो रॉबर सच में अपने एक साथी को गोली मार देता है। फिर लूथर छत से आके एक रॉबर को मारता है, नंबर 5 टेलीपोर्ट करके एक रॉबर को मारता है और कई सारे रॉबर्स को बेन अकेला ही मार देता है मिस्टीरियस तरीके से। बल्कि हम लोगों को भी ये दिखाया नहीं जाता है कि बेन के पास क्या पावर है, पर जब वो उस रूम से बाहर आता है तो वो पूरी तरह खून से लिपटा हुआ था। फिर सभी बच्चे और हॉस्टेज बैंक के बाहर आते हैं, जहाँ पूरी दुनिया उन्हें देख रही होती है और दूर से डॉक्टर हार्ग्रेव भी उन पे नजर रख रहे होते हैं नंबर 7 के साथ। नंबर 7 को बाकी बच्चों के साथ नहीं जाने दिया गया क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती। फिर डॉक्टर हार्ग्रेव नीचे जाके सभी को बताते हैं कि ये उनकी सुपर हीरोज की टीम है, जिन्हें उन्होंने द अम्ब्रेला एकेडमी में ट्रेनिंग दी है और यही हमारा फ्यूचर है। कट टू द प्रेजेंट, जहाँ क्लाउज अपनी चप्पल निकाल के अपने फादर की सूल से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, पर नहीं हो पाता क्योंकि उसके फादर की सूल वहाँ थी ही नहीं। फिर सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। जैसे ही लूथर म्यूजिक बजाता है सारी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। तो सब लोग बाहर जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो उन्हें वहाँ एक पोर्टल दिखता है जिसमें एक बूढ़ा इंसान होता है, पर जैसे ही वो इंसान उन लोगों की तरफ बढ़ता है वो नंबर 5 बन जाता है। फिर वो नंबर 5 सबसे पहले किचन में जाके खाना ढूंढने लगता है और सबको बताता है कि मैं असल में फ्यूचर में अटक गया था और वहाँ उसने काफी साल बिताए, जिसके मुताबिक उसकी उम्र 58 साल है। उसका शरीर भले ही बच्चे का हो, उसका दिमाग पूरी तरह से बड़े इंसान का हो गया है और उसे सब कुछ पता है जो कुछ भी हुआ है। उसे उसके फादर की डेथ के पीछे की सच्चाई भी पता है और बस इतना कह के नंबर 5 अपने रूम में चला जाता है कपड़े चेंज करने। जिसके कुछ समय बाद वान्या नंबर 5 को बेन के बारे में बताती है कि जैसे तुम गायब हुए थे बिल्कुल उसी तरह नंबर 6 भी गायब हो गया, बल्कि उसका स्टैचू भी यही घर के बाहर लगाया गया है। फिर सभी लोग उस स्टैचू के पास जाके अपने फादर को लास्ट बाय कह रहे होते हैं कि वहाँ लूथर और डिएगो आपस में लड़ बैठते हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इस हाथापाई में बेन का स्टैचू भी गिर जाता है। फिर डिएगो गुस्से में आके अपना चाकू निकाल कर लूथर की ओर फेंकता है, जिसकी वजह से लूथर के हाथ को चोट लग जाती है। फिर लूथर घर के अंदर चला जाता है और यही हमें पता चलता है कि उनकी माँ को भूलने की बीमारी है। वो समय समय पे काफी सारी चीजें भूल जाती हैं। फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ 17 साल पहले डॉक्टर हार्ग्रेव उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वो उन ट्रेनिंग्स की सारी इन्फॉर्मेशन एक कैटलॉग में लिखते हैं, जहाँ वान्या भी उनके साथ होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चों के हाथ पे अम्ब्रेला का मार्क बनाया जाता है। वो मार्क बस वान्या के हाथ पे नहीं बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी नाराज होती है और मार्कर से वैसा मार्क बना लेती है। फिर रात का सीन आता है जहाँ डॉक्टर हार्ग्रेव हर बच्चे के पास जाके उनके सर पे एक मशीन लगाते हैं जिससे वो जान सके कि वो बच्चे नॉर्मली सो रहे हैं या नहीं। तब उन्हें वान्या में कुछ अजीब हरकतें होती दिखाई देती हैं, जिसे वो अपने कैटलॉग में लिख लेते हैं। कट टू द प्रेजेंट, जहाँ वान्या घर में एंटर कर रही होती है, उसे किचन में नंबर 5 दिखता है, जिसे कॉफी चाहिए होती है, पर घर में कॉफी ना होने की वजह से वो रेस्टोरेंट जाके कॉफी पीने का मन बना लेता है क्योंकि उसे कार ड्राइव करना आता है। दूसरी तरफ क्लॉज और डिएगो भी कार में बैठकर जा रहे होते हैं, जिन्हें लूथर खिड़की से चुपचाप देख रहा होता है। उस समय हम देख सकते हैं कि जहाँ लूथर को डिएगो की नाइफ लगी थी वो बॉडी पार्ट काफी ज्यादा अलग हो चुका है
दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उनकी माँ असल में एक रोबोट हैं जो कि चार्जिंग पर चलती हैं। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नंबर 5 एक बूढ़े आदमी के साथ बैठा हुआ होता है। वेटर आके सीधा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आपको और आपके बेटे को क्या चाहिए, जिसके जवाब में नंबर 5 कहता है मुझे कॉफी चाहिए। फिर वो बूढ़ा आदमी नंबर 5 के कॉफी के पैसे देके वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पे काफी ज्यादा लोग गन के साथ आ जाते हैं जो कि नंबर 5 को मारने के लिए आए हुए थे, पर नंबर 5 अपनी टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से उन सभी को एक एक करके मार देता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके हाथ में एक ट्रैकिंग चिप लगाई हुई थी। वो उस चिप को चाकू से निकालता है और वहीं पर फेंक कर निकल जाता है। अगले सीन में हमें डिएगो दिखाया जाता है जो कि एक नदी के किनारे खड़ा होता है और उसके हाथ में उसके फादर का वही मोनाइकल होता है जिसके बारे में लूथर बात कर रहा था। डिएगो वो मोनाइकल पानी में फेंक देता है। वही कार में क्लॉस किसी से बात कर रहा था, पर जब डिएगो कार में जाके बैठता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। असल में क्लॉस बेन की आत्मा से बात कर रहा होता है। फिर डिएगो कहता है कि वो क्लॉस को उस रेस्टोरेंट में छोड़ेगा जहाँ की लोकेशन उसे रेडियो पर मिली है। फिर हमें दिखाया जाता है वान्या के घर का सीन जहाँ नंबर 5 आया हुआ है, क्योंकि नंबर 5 सबसे ज्यादा ट्रस्ट वान्या पर ही करता है। वान्या उसे सोने के लिए कहती है, पर जब तक वान्या नंबर 5 के हाथों को फर्स्ट एड दे रही थी, नंबर 5 उसे बताता है कि जब वो फ्यूचर में गया था तो पूरा वर्ल्ड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड था और वो वहाँ का आखिरी जिंदा ह्यूमन था और अब उसे कुछ भी करके इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचाना होगा। तो वान्या उससे पूछती है अगर तुम वहाँ अकेले थे तो खाते क्या थे, जिसके जवाब में वो कहता है कीड़े कॉकरोच, जो मिले वो। फिर वान्या उसे सोने को कहकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और यही हमारा द अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 1 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के एपिसोड 2 को, जिसका टाइटल है रन बॉय रन। तो एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। हम देखते हैं कि एकेडमी के सभी बच्चे डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और उनके एलिसन, डिएगो और क्लाउस की भी डेड बॉडी दिखाई जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 को, जिसका टाइटल है दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो लेट्स स्टार्ट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 5 साल पहले के एक फ्लैशबैक से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वान्या ने 5 साल पहले एक बुक लिखी थी और उसने वो बुक क्यों लिखी थी ये हमें वो खुद बताती है। वो कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी TPP यानी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में जी है और परिवार का हिस्सा होके भी उसे हमेशा अनदेखा किया गया है। पावर्स न होने की वजह से, ऑर्डिनरी होने की वजह से उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया है और अब ये बात वो पूरी दुनिया को बताना चाहती है। इसलिए वो ऑटोबायोग्राफी लिख रही होती है ताकि सबको दी अम्ब्रेला एकेडमी का सच पता लग सके। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ वान्या भागते भागते कहीं जा रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वान्या अपने क्लास के लिए जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वान्या जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि सभी लोग वायलिन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनका टीचर उन्हें म्यूजिकल कमांड दे रहा होता है और फिर वान्या आके अपनी चेयर पे बैठ जाती है। तभी म्यूजिक रुक जाता है और वो टीचर को लेट होने के लिए सॉरी बोलती है। उसके बाद सभी फिर से वायलिन बजाना स्टार्ट कर देते हैं। उसी बीच वान्या नोटिस करती है कि उसके सामने वाली लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छा वायलिन बजा रही होती है। क्लास खत्म होते ही वान्या वॉशरूम में जाती है जहाँ वान्या उस लड़की को बोलती है कि तुमने काफी अच्छा वायलिन बजाया, जिसपे वो लड़की वान्या को थैंक्स कहती है। उसके बाद वान्या कहती है कि वो उस नोट को काफी टाइम से बजा रही है और उसके बावजूद भी उससे मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन वो लड़की उस नोट को काफी अच्छे से बजा लेती है। जिसपे लड़की कहती है कि तुम थर्ड चेयर पर कितने सालों से अटकी हो, एक टाइम के बाद प्रैक्टिस का भी कोई मतलब नहीं होता, तुम्हें सोचना पड़ेगा, या तो इस क्लास में वायलिन बजाते हुए बूढ़ी हो जाओ या फिर कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें तुम थोड़ी बहुत अच्छी हो। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन लूथर को सर्वेलेंस की फुटेज दिखा रही होती है जहां वो देखते हैं कि जिस समय उनके डैड की डेथ हुई थी उनकी मॉम वहीं पर थी और उन्होंने डैड को बचाने की कोशिश तक नहीं करी, जिसपे लूथर को उनकी मॉम पर ही शक आता है कि कहीं उन्होंने डैड को मार तो नहीं दिया चाय में जहर मिला के। फिर लूथर एंड एलिसन मॉम से बात करने चले जाते हैं। मॉम किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं और तभी लूथर मॉम से कहता है कि जिस दिन डैड मरे थे उस दिन क्या हुआ था बताइए। तो मॉम कुछ नहीं बताती हैं, वो कहती हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब एलिसन जोर दे के पूछती है तो मॉम उन्हें कुछ चीजें बताती हैं और फिर बोलते बोलते चुप हो जाती हैं और उन दोनों को उनका ब्रेकफास्ट बना के देती हैं और कहती हैं कि लो खा लो।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस क्लोथिंग स्टोर पे हुई फायरिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जहाँ डिएगो को जो बुलेट्स मिलती है वो 1963 में मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई थी। फिर डिटेक्टिव पैच उसे बताती है कि कॉफी शॉप में भी सेम बुलेट्स मिली थी। वहीं दूसरी तरफ नंबर 5 आईबॉल्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैंशन की खिड़की से अपना सामान बांध के निकल रहा होता है। सीढ़ी से उतरते वक्त उसे एक डस्टबिन में क्लाउस पड़ा मिलता है, जो वहाँ उसने फेंका हुआ बॉक्स ढूंढ रहा होता है, जिसे नंबर 5 अवॉइड करते हुए एक वैन में बैठ के उस आईबॉल वाले हॉस्पिटल के साइंटिस्ट का पीछा करने निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 उस बैग में से डिलोरिस के पुतले को निकालता है और उससे थोड़ी बातें करने लगता है। और फिर सीन कट होता है और हमें लूथर और एलिसन के बीच की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ लूथर को शक है कि उनकी मॉम उनसे कुछ छुपा रही होती हैं, पर एलिसन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। फिर लूथर एलिसन से उसकी बेटी के बारे में पूछता है, वो उससे कब मिल सकती है, जिसपे एलिसन बताती है कि कोर्ट के अकॉर्डिंग जब तक मेरी थेरेपी चल रही है तब तक मैं उससे नहीं मिल सकती, मैं अपनी थेरेपी के बाद ही उससे मिल पाऊंगी। अब यहाँ पर लूथर पूछता है कि किस बात की थेरेपी, और तभी वो समझ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुमने अपनी पावर्स अपनी बेटी पर यूज की, जिसके जवाब में एलिसन कहती है कि जब उसकी बेटी 3 साल की थी तब उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और फिर मजबूर होकर एलिसन ने उस पर सुपर पावर्स यूज करी थी। पहले तो उसने सोचा कि वो सिर्फ एक बार यूज करेगी, लेकिन एक बार 12 बार में बदल गया और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड और बेटी से अलग हो गई और इसीलिए कोर्ट ने उसकी बेटी की कस्टडी उसके एक्स हस्बैंड पैट्रिक को दे दी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वान्या को, जो कि लेनर्ड की शॉप के पास आ गई होती है। अब वो अंदर जाने का सोच ही रही होती है, बट वो फिर अपना मन बनाकर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी उसे लेनर्ड मिल जाता है और फिर वान्या उसके कहने पर उसके साथ उसके शॉप में चली जाती है। अब उसकी शॉप एक वुडवर्क्स की शॉप थी, जहाँ वो पुराने एंटीक्स को तराशता था और हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे कीमती और खूबसूरत से एंटीक्स पड़े हुए थे। अब यहाँ पर लेनर्ड वान्या को एक वायलिन बजाती हुई लकड़ी का फिगर गिफ्ट करता है, जिसे वो रात में बैठकर बना रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात करते हुए फुटपाथ पर चल रहे होते हैं और लेनर्ड बातों ही बातों में वान्या को डिनर के लिए इनवाइट कर देता है और वान्या भी मान गई होती है कि तभी एलिसन वहाँ पे आ जाती है। एलिसन वान्या से कहती है कि उन्होंने एक फैमिली मीटिंग रखी है और इसलिए वो वान्या को घर चलने को कहती है, क्योंकि उन्हें मॉम के बारे में कुछ डिस्कशन करना होता है। और फिर वान्या लेनर्ड को बाद में चलने के लिए कहती है और फिर हम देखते हैं कि वान्या और एलिसन में थोड़ी नोकझोंक होती है। एलिसन लास्ट टाइम के लिए वान्या से सॉरी बोलती है और फिर वो दोनों बात करते हुए साथ घर चले जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें नंबर 5 दिखाया जाता है, जो कि उस आईबॉल को देख रहा होता है और तभी उसके सामने सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है। वो कार में होता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर स्नो गिरने लगती है और फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 को उस एपोकैलिप्स के सपने आने लगते हैं, जिससे वो डर जाता है और फिर उसे लूथर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे नंबर 5 कहते हुए बुला रहा होता है। तभी नंबर 5 होश में आता है और फिर लूथर वैन में आ जाता है, जिसपे नंबर 5 पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो छोड़ो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, जिसपे लूथर वैन में पीछे डेलोरिस के पुतले के साथ डांस करते हुए क्लाउस को दिखाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूथर नंबर 5 को मॉम के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए फैमिली मीटिंग में बुलाता है, बट क्योंकि नंबर 5 को उससे ज्यादा इंटरेस्ट आई बॉल्स में होता है तो इसलिए वो वहां जाने से साफ मना कर देता है। अब यहाँ पे लूथर और नंबर 5 के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बहस भी करते हैं कि कौन सुपीरियर है और फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें वही कैफे दिखाया जाता है जहाँ नंबर 5 फर्स्ट एपिसोड में कॉफी पीने आया था। हम देखते हैं कि हेजल वहाँ बैठकर डोनट्स खा रहा होता है और उस बूढ़ी औरत से बात कर रहा होता है, उसकी डेली लाइफ और उसके इन स्वीट्स बनाने के तरीकों के बारे में। तभी वॉशरूम से चाचा निकल कर आती है और फिर वो दोनों उस बूढ़ी औरत से उस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी 2 बार पुलिस को दे रखी है, जिसपे चाचा एंड हेजल कहते हैं कि हमें सिर्फ उस बच्चे के बारे में बताओ, क्योंकि वो आदमी उस बच्चे का बाप नहीं था और तुम जानती हो कि दुनिया कितनी खराब है, तो हमें उसकी सेफ्टी के लिए पूछताछ करनी पड़ रही है ताकि हम उस बच्चे को सही सलामत उसके घर वालों तक लौटा सकें। जिसपे वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि नंबर 5 के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था और फिर चाचा उससे कहती है कि क्या तुम हमें वो टैटू बनाकर दिखा सकती हो, जिसपे वो बूढ़ी औरत वही अम्ब्रेला का टैटू उन दोनों को ड्रॉ करके दे देती है। अगले सीन में हमें फैमिली मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ सब लोग मिलके वही फुटेज देख रहे होते हैं, जिसपे डिएगो रिवील करता है कि जो डैड का मोनोकल था वो उसने ही गायब किया था, वो मोनोकल उसने मॉम से ही लिया था। जिस पर लूथर कहता है
पक्का मॉम का हार्डवेयर खराब हो गया है, उन्हें बंद करके रख देना चाहिए। जिसपे डिएगो डिसएग्री करता है। अब फैमिली में दो टीम बन चुकी है, जहां लूथर और एलिसन मॉम को बंद करके रखने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ डिएगो, वान्या और क्लाउस उनके डिसीजन से डिसएग्री करते हैं। अब ये पूरी वोटिंग नंबर 5 के वोट की वजह से अटक जाती है। फिर हमें डिएगो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो उसे याद आता है कि कैसे मॉम सबका ख्याल रखा करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें नंबर 5 दिखाया जाता है, जो कहता है कि कयामत आने को अब बस 6 दिन रह गए हैं। और तभी उसे वो साइंटिस्ट दिखता है, जो एक बैग लेता है और किसी कार में रख देता है, और फिर उस कार में से एक लिफाफा लेके अपने पास रख लेता है और फिर कहीं जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 टेलीपोर्ट करता है। दूसरी तरफ चाचा एंड हेजल उस टैटू की मदद से अम्ब्रेला एकेडमी पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें नंबर 5 की फोटो लगी दिखती है। सेम टाइम पे एक रूम में से क्लाउस बाथ टब में नहा रहा होता है, पर वहां भी उसे आत्माएं दिखती हैं, जिससे वो डर जाता है और अपना ध्यान भटकाने के लिए ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। उसी समय लूथर और एलिसन ऊपर टेरेस पे चांद के नीचे बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि चांद कैसा है वहां ऊपर, और फिर वो दोनों अपने अपने बारे में थोड़ी बातें बताने लगते हैं। उतने में हेजल और चाचा डिएगो को देख लेते हैं, जिसे देखकर वो उस पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज सुन के लूथर और एलिसन नीचे आ जाते हैं। लूथर और एलिसन उनसे भी फाइट करने लगते हैं। उसी समय वान्या भी वहां आ जाती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा था। और तभी हेजल उसे देख लेता है और पंच मारता है। उतने में लूथर वहां आ जाता है और हेजल और लूथर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ क्लाउस इन सभी चीजों से अनजान ईयरफोन पे गाने सुन रहा होता है। एलिसन और डिएगो मिलके चाचा को निपटा रहे होते हैं, पर लूथर हेजल के सामने हार रहा होता है। हेजल लूथर को मार के वहां से निकल जाता है और चाचा भी भागने लगती है। चाचा भागते भागते एक बड़े से जंबर को काट देती है, जो नीचे सीधा लूथर के शरीर पर आके गिर जाता है, और वो लोग वहां से निकल लेते हैं। और जब लूथर उठता है तो उसकी बॉडी रिवील करी जाती है, जो कि बिल्कुल एक जानवर की तरह दिखती है, जिसे देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। अब ये सब सामने आने की वजह से लूथर अजीब फील करने लगता है, जिसकी वजह से वहां से निकल जाता है और डिएगो मॉम के पास जाके चेक करता है कि मॉम को अभी हुई फाइट के बारे में कुछ पता है या नहीं। उसे ये देखकर काफी शौक लगता है कि मॉम को तो फाइट का भनक ही नहीं था, बल्कि मॉम तो सिलाई कर रही होती हैं और उनके हाथ में से सुई जा रही है, फिर भी उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा था। ये देखकर डिएगो को समझ आ जाता है कि मॉम को सच में ऑफ करके रखने की जरूरत है। मॉम का हार्डवेयर खराब हो गया है। फिर वो ना चाहते हुए भी मॉम को स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि डिएगो सारी फसाद की जड़ वान्या को मानता है। वान्या भी वहां से चली जाती है लेनर्ड के घर पे। एंड में हमें दिखाया जाता है कि हेजल और चाचा ने क्लाउस को किडनैप कर लिया है, और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 को, जिसका टाइटल है मैन ऑन मून। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 7 साल पहले का लूथर दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह होती है और काफी ज्यादा डैशिंग भी लग रही थी। हम देखते हैं कि वो अपने बेड से उठता है, इधर उधर घूमता है और फिर ब्रेकफास्ट करता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अम्ब्रेला एकेडमी में लूथर अकेला बचा हुआ है, यानी कि बाकी सभी लोग वहां से जा चुके हैं। फिर लूथर अपने घर के अंदर साइकिल चलाते हुए थोड़ा टहल ही रहा होता है कि उसके पापा यानी डॉक्टर हारग्रीव्स उसे बुलाते हैं और उसे एक मिशन की इंफॉर्मेशन देते हैं। वो किसी केमिकल के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक था और किसी गलत हाथों में लग गया था। वो कहते हैं कि तुम मेरे नंबर 1 हो और इसलिए मैं तुम्हें इस थ्रेट से निपटने के लिए जाने दे रहा हूँ। अब यहाँ पे लूथर कहता है कि अब आपको मुझे नंबर 1 कह के बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर लूथर को उस मिशन पर भेज देते हैं। सो लूथर उस मिशन पे चला जाता है, बट वो मिशन किसी वजह से फेल हो जाता है, जिसमें लूथर बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे एकेडमी वापस लाया जाता है। अब क्योंकि लूथर बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसकी जान बचाना डॉक्टर के भी बस में नहीं था। हम देखते हैं कि उसके फादर और ग्रेस यानी उसकी मॉम मिलकर काफी ट्रीटमेंट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था और डॉक्टर हारग्रीव्स लूथर को एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे कि उसकी जान तो बच जाती है, बट एज अ साइड इफेक्ट उसकी बॉडी एक बीस्ट के जैसी बन जाती है, मानो कि वो एक एप जैसे बन गया हो। वैसे तो वो इंजेक्शन लेने के बाद लूथर काफी समय तक बेहोश पड़ा होता है, पर जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पर बाल आ चुके हैं और उसकी पूरी बॉडी अजीब सी हो गई है और वो अपनी बॉडी को देखकर जोर से चिल्लाता है। अब उस इंजेक्शन से लूथर की जान तो बच गई, पर उसकी बॉडी बिल्कुल एक जंगली जानवर के जैसे बन चुकी थी।
और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि लूथर ये फ्लैशबैक अपने सपने में देख रहा होता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एलिसन होती है। वो उससे कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर हम देखते हैं कि लूथर और एलिसन ग्रेस के पास जाते हैं, यानी कि उनकी मॉम के पास। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनको ऑफ कर दिया है। अब वो लोग यही सस्पेक्ट कर रहे थे कि कल रात जो मास्क पहने हुए दो लोग आए थे अटैक करने के लिए, शायद उन्होंने ही इनका ये हाल कर दिया हो। पर सच्चाई तो ये थी कि उनकी मॉम को डिएगो ने शट डाउन किया था, क्योंकि डिएगो से उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वान्या लेनर्ड के घर पे दिखाई जाती है। वो सोफे पर सो रही होती है, तभी कुछ आवाज होती है और वो नींद से उठती है। फिर लेनर्ड उसे कॉफी लाके देता है और तभी वान्या को याद आता है कि उसे रिहर्सल का टाइम हो गया है। और हम देखते हैं कि वो रिहर्सल के लिए जा रही होती है और लेनर्ड भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वान्या लेनर्ड के साथ बात करते हुए रिहर्सल के लिए चली जाती है। और इसी बीच वान्या लेनर्ड के साथ डिनर करने के लिए मान जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम वान्या की फैमिली मीटिंग की वजह से उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था। आगे हम देखते हैं कि सामने से हेलेन जा रही होती है, जिसे वान्या हाय करती है। वो उसका रिप्लाई करके आगे चलने लगती है, जिसपे लेनर्ड पूछता है कि ये कौन है, जिसपे वान्या बताती है कि ये लड़की फर्स्ट चेयर की वायलिन प्लेयर है और जल्द ही इसका कोई शो भी होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि वान्या रिहर्सल के लिए अंदर चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेजल और चाचा क्लाउस को टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो भी बुरी तरह से। बट वो उस टॉर्चर में भी मजा निकाल रहा होता है। और जब उसे टॉर्चर करते करते वो लोग थक जाते हैं तो वो बाथरूम में जाकर बात करने लगते हैं। हेजल हमेशा की तरह अपनी कंपनी वालों को लेकर कंप्लेन कर रहा होता है। और फिर चाचा उसे ट्रिनिडैड के बारे में बताती है। अब ट्रिनिडैड का कोई केस था, जिसे सुनकर हेजल फिर से उठता है और वो दोनों फिर से क्लाउस को टॉर्चर करने के लिए लग जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो डिटेक्टिव पैच के घर के सामने सोया हुआ था। डिटेक्टिव पैच उसे कॉफी ला कर देती हैं। फिर वो दोनों आपस में बैठकर उस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। डिएगो अपनी मॉम की डेथ के बारे में बताता है, जहां डिटेक्टिव पैच उसे अपनी सिंपैथी देती हैं। फिर वो दोनों थोड़ी सी बहस कर लेते हैं उस फायरिंग वाले केस को लेकर। और फिर सीन कट होता है एंड दूसरी तरफ एलिसन वान्या के घर पहुंच जाती है, ताकि वो मॉम के बारे में उसे बता सके। पर उसे घर पे वान्या तो नहीं मिलती है, बल्कि कोई और ही इंसान दिखता है। तो वो दरवाजे के पीछे छिप जाती है और छुप के इंतजार करती है उस आदमी के घर से बाहर जाने का। और जैसे ही वो आदमी घर से बाहर आता है, एलिसन उस पर हमला कर देती है। पर असल में वो इंसान और कोई नहीं बल्कि लेनर्ड निकलता है। लेनर्ड एलिसन को काफी सफाई देता है, पर एलिसन को अभी लेनर्ड पर भरोसा नहीं होता है। लेनर्ड कहता है कि वो वान्या को उसके घर की चाबी देने आया था, क्योंकि वो लास्ट नाइट उसके घर पर रुकी थी और उसकी चाबी भी वहीं छूट गई थी। और फिर लेनर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे क्लास खत्म होने के बाद ही दे देता हूँ। जिसपे एलिसन कहती है कि लाओ, ये चाबी मैं उसे दे दूंगी। और फिर एलिसन वान्या को ढूंढने निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आई बॉल वाला साइंटिस्ट अपनी डॉग को लेकर कहीं से आ रहा होता है और उस डॉग को अपनी कार में रखकर अंदर बैठता है। तभी नंबर 5 कार के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और फिर वो उसके गले पर चाकू रख कर बोलता है कि सब कुछ सच सच बताओ। जिसपे वो साइंटिस्ट एक ही बार में सब कुछ उगल देता है। जिसपे नंबर 5 कहता है कि उसे सारी डिटेल्स चाहिए अभी के अभी। जिसपे साइंटिस्ट कहता है कि उसके लिए लैब तक चलना होगा। फिर वो दोनों उसके लैब के लिए निकल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर नंबर 5 के रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है, ताकि वो उससे कुछ पता लगा सके। तभी डिएगो वहां आ जाता है और फिर वो दोनों वहां पर बहस करने लगते हैं। लूथर थोड़ा सा भड़क जाता है, जिसपे पोगो उन दोनों को रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारे भाई की जान जरूरी है और तुम्हें अगर लड़ना ही है तो कहीं और जाकर लड़ो। जिसपे वो दोनों पोगो से सॉरी कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं नंबर 5 को ढूंढने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से हेजल और चाचा, जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिर इस क्लाउस का करना क्या है। वो इतना टॉर्चर सहने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बेन की आत्मा से बात कर रहा होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उसे एक दूसरी बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है, जो कि रशियन में कुछ बड़बड़ा रही होती है। तभी हेजल और चाचा किसी ट्रेनिंग मैनुअल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों सोचते हैं कि अब उसकी वीकनेस देखकर इसको टॉर्चर करना पड़ेगा। और फिर उन्हें क्लाउस के कोट में ड्रग्स मिलते हैं, जिससे वो पैरों से कुचलने लगता है, ताकि क्लाउस फ्रस्ट्रेट फील करे और वो कामयाब हो जाते हैं। और फिर मजबूरी में आके क्लाउस उन्हें सब कुछ बता देता है, नंबर 5 के वापस आने से लेकर उसके आईबॉल के बारे में। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हेजल और चाचा मेरीटेक यानी उस आईबॉल मैन्युफैक्चरिंग लैब में जाते हैं और फिर उसमें डांस करते हैं और डांस करते करते पूरी लैब में आग लगा देते हैं। उसी बीच डिएगो और लूथर को लैब के सामने खड़ी नंबर 5 की वैन मिलती है और वो दोनों अंदर जाकर कुछ देखने लगते हैं।
फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 उस साइंटिस्ट के साथ लैब की तरफ जाता है, बट तभी वो लैब एक्सप्लोड हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन आखिर में वान्या को ढूंढ ही लेती है और वो दोनों एक पब में बैठ के ड्रिंक्स लेते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहां एलिसन उसे कहती है कि मॉम को किसी ने शट डाउन कर दिया। वो दोनों वहां से घर जाते हैं और वहां वान्या को बुके मिलता है जो कि लेनर्ड ने वहां रखवाया था, ऑब्वियसली वान्या के लिए, जिससे वान्या काफी खुश हो जाती है और लेनर्ड को कॉल करती है थैंक्स बोलने के लिए, और उसी के साथ वो ब्रेकफास्ट का भी फिक्स करती है। पर तब हमें लेनर्ड वान्या की मेडिसिन वॉश बेसिन में फेंकता हुआ दिखाया जाता है। उसने ऐसा क्यों किया ये तो रिवील नहीं करा गया है इस एपिसोड में। खैर, सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पैच इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरीटेक लैब पहुंच जाती है, जहां उसे एक गाड़ी पर क्लू मिलता है, जिसे फॉलो करके वो मोटेल रूम पहुंच जाती है जहां हेजल और चाचा रुके हुए थे। वहां पहुंच के वो बॉक्सिंग सेंटर कॉल करके डिएगो से बैकअप हेल्प के लिए मैसेज छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ डिएगो और लूथर अपनी वैन में निकल पड़ते हैं नंबर 5 को ढूंढने के लिए। उस वैन में उन्हें वान्या की लिखी हुई एक बुक मिलती है जिसपे पब्लिक लाइब्रेरी का स्टैंप लगा होता है, और वो स्टैंप देखकर उन लोगों को समझ आ जाता है कि नंबर 5 कहीं न कहीं पब्लिक लाइब्रेरी गया होगा। तो वो लोग भी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें पब्लिक लाइब्रेरी में नंबर 5 मिल ही जाता है, वो भी नशे में टल्ली। अब वो लोग नंबर 5 को वापस एकेडमी नहीं ले जा सकते थे, सो डिएगो और लूथर नंबर 5 को उठाकर बॉक्सिंग सेंटर ले जाते हैं। अगले सीन में हमें क्लाउस दिखाया जाता है जिसको अपने बचपन की चीजें याद आ रही होती हैं, कैसे उसके पापा डॉक्टर हारग्रीव्स ने उसे काल कोठरी में बंद करके रखते थे ताकि उसे भूतों से डर लगना बंद हो जाए। तब बेन ने क्लाउस को समझाया था कि वो भूतों से डरना बंद कर दें क्योंकि वही तो उसकी सुपर पावर है। फिर क्लाउस को वहां पर हेजल और चाचा के काफी सारे विक्टिम्स की आत्माएं दिखने लगती हैं। वो आत्माएं एक एक करके उसे अपनी अपनी स्टोरीज बताती हैं कि आखिर कैसे हेजल और चाचा ने उन्हें मारा था। वो कॉफी शॉप वाला इंसान भी था जिसे हेजल और चाचा ने इलेक्ट्रिक करंट देकर मारा था। क्लाउस उन सब लोगों से बात कर रहा होता है, पर हेजल और चाचा ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्लाउस बात किससे कर रहा है। वो दोनों शांति से बात करने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। उतने में वहाँ डिटेक्टिव पैच आ जाती है क्योंकि वो जस्ट उस रूम के बाहर ही थी जहाँ हेजल और चाचा ने क्लाउस को पकड़ रखा था। क्लाउस को डिटेक्टिव की परछाई दिख जाती है और क्लाउस डिटेक्टिव का ध्यान अपनी तरफ मोड़ने के लिए अपना सिर टेबल पर पटकने लगता है। वो आवाज सुन के डिटेक्टिव रूम के अंदर आ जाती हैं और बंधे हुए क्लाउस को देखकर पूछती है कि क्या तुम डिएगो के भाई हो, जिसके जवाब में क्लाउस अपना सिर हिलाकर सहमति दिखाता है। और फिर डिटेक्टिव क्लाउस को छुड़ा ही रही होती है कि हेजल बाथरूम से बाहर आ जाता है। डिटेक्टिव पैच हेजल पर बुलेट शूट करके वो जहाँ खड़ा है उसे वो इसी जगह खड़े रहने के लिए कहती है। उतने में क्लाउस एक वेंट से भागने की कोशिश करने लगता है। उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसे वो उठाता है और वहाँ से भाग जाता है, पर डिटेक्टिव अभी उसी रूम में थी। चाचा उसके पीछे से आती है और पैच पर बुलेट शूट कर देती है जिसके कारण पैच की डेथ हो जाती है। फिर चाचा और हेजल क्लाउस और उस बॉक्स को ढूंढने के लिए भागते हैं। क्लाउस एक मेट्रो में वो बॉक्स खोलता है और वो बॉक्स खोलते ही उसमें से ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है और बस कुछ ही सेकंड में क्लाउस उस बॉक्स के साथ कहीं गायब हो जाता है। अब वो कहाँ गायब हुआ ये किसी को नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ डिएगो और लूथर नंबर 5 को बेड पे सुलाते हैं और कुछ बात करने लगते हैं। तभी बॉक्सिंग सेंटर का मालिक आता है और फिर डिएगो को पैच का छोड़ा हुआ मैसेज मिल जाता है और वो पैच को बचाने के लिए मोटेल रूम पहुंच जाता है। पर उसे वहां पहुंचने पर पता चलता है कि डिटेक्टिव पैच को गोली लगने के कारण मौत हो चुकी है और डिएगो ये बात जान के काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उतने में हमें बैकग्राउंड में पुलिस कार्स का सायरन सुनाई देता है, जिसे सुनकर डिएगो वहां से एक कॉफी शॉप का बिल उठाता है और भाग जाता है। और यहीं पे दी अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 1 के एपिसोड 4 का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 1 के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एपोकैलिप्स वाली टाइमलाइन, जहां पर नंबर 5 डिलोरिस के पुतले को लेकर इधर उधर भटक रहा होता है और हम देखते हैं कि उसको अपनी जर्नी में काफी साल लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि नंबर 5 अब बूढ़ा हो चुका है और किसी जगह पर बैठा हुआ है, और वो जगह किसी स्कूल के जैसी दिख रही होती है जहाँ पे काफी सारे कैलकुलेशंस किए गए हैं, जो कि ऑब्वियस है नंबर 5 ने किए होंगे। तभी वो डिलोरिस के साथ बात करने लगता है और हम देखते हैं कि वो किसी वाइन के बारे में बात कर रहा होता है, और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो घूम के देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है ब्रीफ केस के साथ। नंबर 5 उस औरत को शूट करने ही वाला होता है कि तभी फ्लैशबैक खत्म होता है
और हम देखते हैं कि नंबर 5 लूथर को ये सारी बातें बता रहा होता है, जिसपे लूथर कहता है कि ये सब कब होने वाला है, दी अपोकैलिप्स, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जिसपे नंबर 5 बताता है कि उसे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 4 दिनों में दुनिया खत्म हो जाएगी। जिसपे लूथर कहता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम कुछ मदद कर सकते थे। जिसपे नंबर 5 कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ ट्राई किया था। जिसपे लूथर कहता है क्या मतलब, और तब नंबर 5 बताता है कि मैंने देखा तुम लोगों की बॉडीज को, तुम लोग मर चुके थे, तुम लोग एक साथ तो थे, तुम लोगों ने ट्राई भी किया था। शांत होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त की जान चली गई। अब डिएगो सारा दोष नंबर 5 पे इसलिए डाल रहा था क्योंकि हेजल और चाचा नंबर 5 को ही ढूंढने के लिए आए थे। जिसपे नंबर 5 बताता है कि वो दोनों टाइम ट्रेवल किलर्स हैं जो कि हैंडलर के लिए काम करते हैं, और ये उसी औरत का नाम है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद कहानी फिर से अपोकैलिप्स वाले टाइमलाइन में आती है और हम देखते हैं कि नंबर 5 बूढ़ा नंबर 5 हैंडलर से बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर हैंडलर बताती है कि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जिसका नाम है द कमीशन, जहाँ टाइम ट्रेवल किलर्स को अपॉइंट किया जाए निपटा सके, जैसे कि टाइमलाइन कंटिन्यूअम बना रहे। ये सेम टू सेम है लोकी सीरीज में दिखाए गए टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के जैसे। सो एमसीयू के क्रॉसओवर को छोड़कर फिर से दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज में आए तो यहाँ पर हैंडलर चाहती थी कि नंबर 5 भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले। इसमें उसे 5 साल के लिए काम करना होगा और फिर रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन भी मिलेगी, प्लस वो जहाँ से आया था वो वहाँ जा सकता है, यानी कि वो अपनी पुरानी टाइमलाइन यानी कि जिस टाइम से वो निकला था उस टाइम में वापस भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर नंबर 5 के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो इस लाइफ से निकलना चाहता था जहाँ वो अभी फंसा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 टाइम ट्रेवल किलर बन जाता है और फिर अलग अलग टाइमलाइन में जाकर किलिंग करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही वो अपने टाइम ट्रेवल वाले इक्वेशन को कंप्लीट कर लेता है और एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करता है और अपनी मेन टाइमलाइन में वापस आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट से 2-3 दिन पहले। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और हमें एक बस दिखाई जाती है जिसमें नीली रोशनी चमकती है और हम देखते हैं कि वहां पर क्लाउस आ जाता है टाइम ट्रेवल करके। ऑब्वियसली उसके कपड़े अलग होते हैं और उसकी बॉडी पे टैटूज बन गए हैं। अब यहाँ पर क्लाउस के हाथ में वो टाइम ट्रेवल वाला ब्रीफकेस भी होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में खून भी लगे हुए थे। और फिर वो बस से उतरता है, फिर गुस्से में उस ब्रीफकेस को तोड़ देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेजल और चाचा उस ब्रीफकेस को ढूंढ रहे होते हैं और उन्होंने रूम सर्विस वाली वेट्रेस को भी निपटा दिया होता है। तभी उन्हें उनकी ऑर्गेनाइजेशन से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि बिना परमिशन के 1968 में ट्रैवल करना ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के वायलेशन है और अब उन्हें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब क्लाउस ने किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस अम्ब्रेला एकेडमी में अपने बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, कर अपने रूम में चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी वहाँ नंबर 5 आ जाता है और फ्लोर पर खून से सने हुए उसके पैरों के निशान देखकर वो क्लाउस के रूम में चला जाता है। अब यहाँ पर क्लाउस अजीब सी हरकतें कर रहा था और उसके हरकतों से जो सिम्टम्स दिख रहे थे उसे नंबर 5 समझ जाता है कि क्लाउस ने भी टाइम बाकी सारे चेंजेस जो अब तक नहीं थे वो देखकर उससे बोलता है कि बताओ तुम कहाँ गए थे और कितने समय के लिए। जिसपे वो बताता है कि वो 1 साल के लिए गया था। जिसपे नंबर 5 क्लाउस से उस ब्रीफकेस के बारे में पूछता है, जिसपे क्लाउस बताता है कि उसने वो ब्रीफकेस तोड़ दिया। अब यहाँ पे नंबर 5 कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या कर दिया, वो लोग हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, जो कि वो ऑलरेडी मेरे पड़े हैं। और फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 कोई मैसेज लिखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नंबर 5 अपने रूम में जाकर हर जगह इक्वेशन सॉल्व कर रखा था, जिसके अकॉर्डिंग उसने 4 ऐसे लोगों को ढूंढा था जिनको मारने से टाइमलाइन में डिस्टरबेंस होगी और फिर एपोकैलिप्स रुक जाएगा। अब इतना सब कैलकुलेट करने के बाद नंबर 5 उन आदमियों को मारने के लिए निकल देता है, जिसपे लूथर उसको रोकने के लिए एक आदमी की जान नहीं ले सकते जिसने अब तक कुछ किया ही ना हो। जिसपे नंबर 5 नहीं मानता है तो लूथर डेलोरिस के पुतले को खिड़की से फेंकने की धमकी देता है और कहता है कि गन नीचे रख दो वरना मैं डेलोरिस के पुतले को खिड़की से फेंक दूंगा। अब डेलोरिस का पुतला नंबर 5 की कमजोरी थी और न चाहते हुए भी नंबर 5 को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पोगो ग्रेस को रिपेयर कर रहा होता है। हम देखते हैं कि डिएगो कहीं जा रहा होता है, जिसपे क्लाउस भी उसके साथ जाने की जिद करता है क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन एक लाइब्रेरी में बैठ के लेनर्ड के बारे में रिसर्च कर रही होती है और एक अनजान सा एड्रेस, और हम देखते हैं कि हुई थी और वो वान्या की बुक पढ़ रही थी। अब हम देखते हैं कि डिएगो और क्लाउस साथ में बैठकर जा रहे होते हैं
लेकिन डिएगो क्लाउस की टांग खींच रहा होता है क्योंकि वो पहली बार इतना चुप था। डिएगो बताता है कि लास्ट टाइम जब क्लाउस चुप था तो 12 साल के थे, क्योंकि उस वक्त क्लाउस अपनी मॉम की हील्स पहन के सीढ़ियों से उतर रहा था और फिसल के अपना जबड़ा तोड़ लिया था और करीब 8 हफ्तों तक उसे मुंह बंद करके रखना पड़ा था। उसके बाद कार चल रही होती है, तभी क्लाउस कहता है कि यहाँ पर ही रोक दो और फिर वो एक्स सोल्जर्स के बार में चला जाता है। वहां जाकर वो एक शॉट पीता है और फिर एक तस्वीर को देखकर रोने लगता है। तभी डिएगो वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। अब उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो क्लाउस को चुप होकर वहां से निकलने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है जो कि प्रोबेबली एक एक्स सोल्जर है और अभी रिटायर हो गया है, और वो आदमी उन दोनों को वहां से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये बार सोल्जर्स के लिए है। और यहीं पे क्लाउस भड़क जाता है और उस आदमी से झगड़ा करने लगता है, जिसपे क्लाउस, डिएगो और वहाँ के कुछ आदमियों के बीच हाथापाई भी हो जाती है। और इसी बीच हमें वहाँ की फोटो दिखाई जाती है और उस फोटो में हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स के ग्रुप में सोल्जर्स के कपड़े पहने हुए क्लाउस भी था, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि टाइम ट्रेवल करके क्लाउस वॉर के टाइम गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजल दोबारा उस कॉफी शॉप में जाता है और उस बूढ़ी औरत यानी एग्नेस से बात करने लगता है और वो दोनों एक साथ बैठ के लंच करते हुए अपने अपने करियर के बारे में और अपने अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। और यहीं पे हमें उन दोनों के बीच का अजीब सा रोमांस भी देखने को मिलता है। एंड एट द सेम टाइम एट सेम प्लेस क्लाउस डिएगो को बताता है कि उसने अपने किसी चाहने वाले को खोया था, जिसकी वजह से वो गम में है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि डिएगो को हेजल दिखता है, जिससे क्लाउस भी रिकवर दोनों उसकी कार के पीछे लग जाते हैं और उसका पीछा करते हुए उस होटल पर पहुंच जाते हैं जहां पर हेजल और चाचा रुके हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी से निकलने के बाद एलिसन वान्या के घर जाती है और उसे लेनर्ड के बारे में बताती है, जिसपे वान्या भड़क जाती है क्योंकि उससे पहली बार कोई ऐसा मिला था जो कि उस पर ट्रस्ट करता था और पहली बार वान्या को कोई इतना स्पेशल लग रहा था, इसलिए वान्या एलिसन को वहां से जाने को कह देती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं हेजल और चाचा रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी डिएगो उनकी कार के नीचे एक ट्रैकर लगा देता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हेजल और चाचा उन्हें कार में देख लेते हैं, इसलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं वहां से निकलने का, क्योंकि उन्हें नंबर 5 का मैसेज मिल गया था कि ब्रीफ केस उसके पास है। अब वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं और निकलते वक्त डिएगो के ऊपर फायरिंग कर देते हैं और डिएगो के हाथ में गोली लग जाती है। फिर क्लाउस उसे कवर में खींच के बचा लेता है और जब वो लोग अपनी कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार पंक्चर हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या फर्स्ट चेयर के लिए ऑडिशन दे रही होती है और वान्या वायलिन बजाने लगती है। अब पहले तो वहाँ बैठे टीचर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन तभी वान्या अपने वायलिन बजाने पर इतना फोकस करने लगती है और तभी अचानक से एक वेव सी निकलती है, जिससे वहाँ बैठे सारे टीचर्स उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो ऑडिशन में पास हो जाती है, जिसमें उसे फर्स्ट चेयर मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसन चुपके से लेनर्ड के दूसरे एड्रेस पर जाती है और उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर लेनर्ड आ जाता है और वो कुछ कर रहा होता है कि तभी धीरे से एलिसन वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर और नंबर 5 ब्रीफकेस लेकर एक सुनसान जगह पर कार में बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर हेजल और चाचा आ जाते हैं। अब यहाँ पर नंबर 5 कहता है कि वो ब्रीफकेस को तोड़ देगा अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो, और हम देखते हैं कि नंबर 5 उनसे एक डील करता है कि वो उसकी बात उनके लीडर यानी हैंडलर से कराएं। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आइसक्रीम वैन में क्लाउस और डिएगो आ जाते हैं और हेजल और चाचा को उड़ा देते हैं। और जब वो आइसक्रीम वैन उनको उड़ा रही होती है, हेजल और चाचा गोली चलाते हैं, जिसमें एक गोली लूथर की तरफ आ रही होती है। लूथर नंबर 5 को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि टाइम रुक जाता है और वहाँ पर नंबर 5 के सामने हैंडलर आ जाती है। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं और फिर नंबर 5 फिर से हैंडलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसमें उसकी फैमिली को एपोकैलिप्स से बचा लिया जाएगा और बदले में नंबर 5 उनके लिए फिर से काम करेगा और वो भी एक अच्छी पोस्ट पर। अब यहाँ पर नंबर 5 जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, टाइम फिर से कंटिन्यू होता है और नंबर 5 हैंडलर के साथ गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि डिएगो, लूथर और क्लाउस हेजल और चाचा को चकमा देके वहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वान्या लेनर्ड के घर पे जाती है और उसे सारी बातें बताती है। वो कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने बिना मेडिसिन के वायलिन बजाया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और वो उसे बताती है कि वो फर्स्ट चेयर के लिए भी सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांस होता है एंड देन दे डू इट, और फिर कैमरा एंगल पूरे घर में घूमता है उसी अनजान सी वेव के साथ और हम देखते हैं लेनर्ड के घर की छत वाले फ्लोर पे हेलन मरी पड़ी थी।
उसके बाद हमें अम्ब्रेला एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर पोगो ग्रेस को ठीक कर चुका था और वो ग्रेस से कहता है कि तुम्हें याद है कि यहाँ पर क्या हुआ था। जिस पे ग्रेस समझ जाती है और कहती है हाँ, उसे सब कुछ याद है। जिस पे पोगो कहता है कि ये बात बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। जिस पे वो फिर से समझ जाती है और कहती है कि ठीक है। और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के एपिसोड 6 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है 1968 में वियतनाम के ए शाओ वैली से, जहाँ पे क्लाउस ब्रीफकेस के साथ टेलीपोर्ट होता है किसी मिलिट्री कैंप में, जहाँ क्लाउस सैनिकों के बीच था और बड़े ही अजीब से रिएक्शंस दे रहा था। और तभी वहाँ अचानक से एक अटैक होता है और बिना किसी सवाल जवाब के क्लाउस को भी सैनिकों के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके हाथ में गन थमा के उसको भी वॉर पे ले जाया जाता है। एंड इसी वॉर के टाइम उसकी मुलाकात डेव नाम के एक सैनिक से होती है। अब हम देखते हैं कि क्लाउस और डेव साथ में काफी ज्यादा टाइम बिताते हैं और इसी बीच क्लाउस को डेव के साथ प्यार हो जाता है। तो ये फ्लैशबैक का सीन यहीं पे खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे दी अम्ब्रेला एकेडमी में क्लाउस टॉयलेट में बैठकर अपनी ड्रग्स को फ्लश कर रहा होता है। और यहाँ पे क्लाउस फाइनली डिसाइड करता है कि वो ड्रग्स लेना बंद कर देगा। अब इसका भी एक रीजन था जो कि हमें एपिसोड के आखिरी में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि डोर नॉक करके लूथर वहां आ जाता है और क्लाउस से कहता है कि चलो फैमिली मीटिंग का वक्त हो गया है, लिविंग रूम में जल्दी से आ जाओ। जिस पे क्लाउस कहता है कि आज उसका शेड्यूल फिक्स है, इसलिए वो आज कुछ भी नहीं करने वाला। जिस पे लूथर कहता है कि जो कुछ भी है उसको साइड में रख दो, क्योंकि दुनिया 3 दिन में खत्म होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैमिली मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे एलिसन बोलती है कि 3 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, ये तुम्हें कैसे पता। जिस पे लूथर कहता है कि नंबर 5 ने ऐसा ही बताया। जिस पे क्लाउस कहता है कि वो जब से आया है तब से यही बात कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि दुनिया 3 दिन में खत्म होने वाली है। अब यहाँ पे सब लोग यही कह रहे होते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ये सब सच है, क्योंकि नंबर 5 उन्हें थोड़ा सा पागल सा लग रहा था। अब यहाँ पे लूथर बताता है कि हेजल और चाचा नंबर 5 को मारने आए हैं, क्योंकि नंबर 5 एपोकैलिप्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एलिसन लूथर से पूछती है कि नंबर 5 ने फ्यूचर में क्या देखा था। लूथर बताता है कि फ्यूचर में वो सब एपोकैलिप्स के चलते मारे गए थे। जिस पे सब लोग हैरानी से लूथर को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं हेजल और चाचा को, जो कि अपने नए रूम में आते हैं, जहाँ की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि उन्होंने फिर से अपना मिशन फेल कर दिया था। अब वो दोनों आपस में कंप्लेंट कर ही रहे होते हैं कि तभी द कमीशन के हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि नंबर 5 को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। उन्हें आगे क्या करना है वो जल्दी बताया जाएगा। अब यहाँ पे हेजल और चाचा नंबर 5 को लेकर बहस करते हैं कि हेडक्वार्टर्स ने आखिर उसे ऐसे जाने कैसे दिया, आखिर उसमें बात क्या है। जिस पे हेजल कहता है कि वो अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा है। जिस पे चाचा कहती है कि तो फिर हम क्या हैं, पोपट। अगर ऐसा ही है तो हम अगला काम अच्छे से करेंगे और हेडक्वार्टर्स को भी दिखा देंगे। जिस पे हेजल कहता है कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हर बार अगला काम अगला मिशन ही करती रहती हो, जिस वजह से कुछ भी नहीं हो पाता। वो दोनों आपस में काफी बहस कर लेते हैं, जिस पे हेजल घर से बाहर चला जाता है कोल्ड ड्रिंक पीने के बहाने से। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी हेडक्वार्टर से एक और मैसेज आता है, और जब चाचा उस मैसेज को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि हेजल को मार दो। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में नंबर 5 हैंडलर के साथ कहीं टेलीपोर्ट हो गया था, तो उसका रिवील यहीं पे किया जाता है। हम देखते हैं कि हैंडलर नंबर 5 को द कमीशन के हेडक्वार्टर लेके आ गई है। अब यहाँ पे हैंडलर नंबर 5 की तारीफ कर रही होती है कि वो काफी सालों से यहाँ काम कर रही है, लेकिन वो उसके जैसे बंदे से पहले कभी नहीं मिली। जो बात तुम में है वो किसी में भी नहीं, इवन हेजल और चाचा में भी नहीं, भले ही वो इतने अच्छे हैं फिर भी। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर जाते हैं, तभी नंबर 5 कहता है कि उसे अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में जल्द से जल्द बात करनी है और अपने ओल्ड सेल्फ में आना है। जिस पे हैंडलर कहती है कि तुम शायद बहुत ही जल्दी में हो, लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगता है। अब जो तुम हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो ही गए हो, तो हमारे पास बहुत टाइम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हैंडलर नंबर 5 को द कमीशन का पूरा काम बताती है कि यहाँ सब कैसे कैसे चलता है और यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और उन्हें क्या क्या काम दिए गए हैं। वो बताती है कि जब कभी भी कोई गलत रास्ता चुनता है और टाइमलाइन बदलती है तो फील्ड एजेंट्स द कमीशन को उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं, जिसके बाद फील्ड रिपोर्ट की जांच करके उस केस को केस मैनेजर के हाथ में दिया जाता है, और वही ये डिसाइड करते हैं कि उस पर्सन को या उस चीज को इक्वेशन से निकालना है या नहीं, ताकि किसी भी वजह से टाइमलाइन पर असर ना पड़े। और फिर अपना फैसला लेने के बाद केस मैनेजर अपना डिसीजन न्यूमेटिक ट्यूब के जरिए किलिंग एजेंट्स को भेज देते हैं। वैसे ही किलिंग एजेंट्स जो कि नंबर 5 था, और जैसे कि हेजल और चाचा हैं,
अब यहाँ पे नंबर 5 पूछता है कि उसका केस किसने हैंडल किया था, और तब हैंडलर उसे डॉट से मिलाती है जिसे एपोकैलिप्स से जुड़े सभी काम मिले हैं, और उसने ही द कमीशन को बताया था नंबर 5 के बारे में कि उसने टाइम जंप करके कहाँ लैंड किया था। और फिर हैंडलर सबके सामने नंबर 5 को एक एग्जाम्पल बताते हुए अपॉइंट कर देती है एक नए केस के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं अम्ब्रेला एकेडमी को, जहाँ पर वान्या और लेनर्ड एक दरवाजे से अंदर आते हैं, जिसपे वान्या पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। लेनर्ड बताता है कि यहाँ आना जरूरी था, और फिर वो लोग थोड़ी बातें करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। और जैसे जैसे वो दोनों अंदर जा रहे थे उन्हें लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, बट जब वो हॉल में जाते हैं तो उसे पता चलता है कि फैमिली मीटिंग चल रही होती है। अब यहाँ पर वान्या और बाकी मेंबर्स के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फैमिली मैटर है, जिसपे वान्या कहती है कि वो अच्छा, शायद इसीलिए तुम लोगों ने मुझे इसमें इनवाइट नहीं किया। अब यहाँ पर वान्या और बाकी मेंबर्स के बीच झगड़ा हो जाता है और वान्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और बाहर जाते वक्त लेनर्ड कहता है कि वो अपनी जैकेट वहीं भूल गया, जिसपे वान्या कहती है कि अब वो वहाँ नहीं जा सकती। फिर लेनर्ड कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जैकेट लेकर आता हूँ। और हम देखते हैं कि लेनर्ड अपनी जैकेट लेने के साथ साथ एक ग्लास बॉक्स में से डॉक्टर हारग्रीव्स का फिगर स्टैचू भी चुरा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि एलिसन लूथर से कहती है कि वो जा रही है वान्या से बात करने, जिसपे लूथर कहता है कि नहीं, रहने दो, अभी एपोकैलिप्स का रीजन पता करना जरूरी है, जो कि कुछ भी हो सकता है, एस्टेरॉइड, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह वगैरह। लेकिन उसे लगता है कि ये शायद मून से जुड़ा है, क्योंकि उसके डैड ने उसे वहाँ किसी रीजन से ही भेजा होगा, क्योंकि वो उन्हें रोज वहाँ के फील्ड सैंपल्स और अपडेट सेंड करता था। जिसपे क्लाउस कहता है कि रुको, पिछली बार हम ये सब करते हुए मारे गए थे, तो अभी क्या गारंटी है कि हम इस बार फेल नहीं होंगे। जिसपे सब लोग उसकी बात मानते हैं। फिर लूथर यहाँ पे कहता है कि पिछली बार हमारे पास नंबर 5 नहीं था, बट अभी वो है। अब यहाँ पे सब लोग पूछते हैं कि नंबर 5 अभी है कहाँ पे, जिसपे लूथर बताता है कि वो टाइमलाइन से रिलेटेड कुछ पता करने गया है। अब यहाँ पे सभी लोग अपने अपने ओपिनियंस बनाने लगते हैं। अब क्योंकि दुनिया खत्म हो रही थी तो डिएगो चाहता था कि वो हेजल और चाचा को अपने हाथ से मारे, और उसके जाते ही क्लाउस भी कहीं जाने लगता है। फिर बचते हैं लूथर और एलिसन, लेकिन थोड़ी देर बाद एलिसन भी जाने लगती है, क्योंकि अब अगर दुनिया खत्म हो रही थी तो वो चाहती थी कि वो अपना लास्ट टाइम अपनी बेटी के साथ बिताए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या गुस्से में लेनर्ड के साथ बात करते हुए जा रही होती है, और वहाँ बारिश भी हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ की सारी कार हिलने लगती है, और जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो पूरी मुड़ जाती हैं, जिसपे लेनर्ड वान्या को रोकता है और उसे वो सब दिखाता है और कहता है कि ये सब तुमने किया है, जिसपे वान्या यकीन नहीं कर रही थी। और फिर लेनर्ड कहता है कि मेरा घर पास में ही है, चलो वहाँ चलते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो अपने शूलेस बांध रहा होता है, लेकिन उसका एक हाथ इंजर्ड था, इसलिए वो नहीं बांध पा रहा था। तभी वहाँ क्लाउस आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे इस रस्सी से बांध दो। और जब डिएगो इसका रीजन पूछता है तो क्लाउस बताता है कि लास्ट टाइम जब उसने ड्रग्स नहीं लिए थे तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो अब क्लाउस चाहता है कि वो ड्रग्स छोड़ दे। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 किसी केस का डिसीजन लेके टाइम मशीन में मैसेज डालने जाता है, जिसपे हैंडलर उसे रोक लेती है और उसे ग्लोरिया के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये टाइम मशीन उसके बिना नहीं काम करने वाली, सो अगर तुम्हें मैसेज सेंड करना ही है तो इसे बताओ। अब वो जिस केस का डिसीजन लेता है वो था किसी कार्ल वेबर के बारे में, जिसको मारने का ऑर्डर नंबर 5 देता है, और जो कि रिलेटेड है किसी प्लेन क्रैश से। फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 की काबिलियत को हैंडलर सबके सामने दिखाती है और कहती है कि आप सबको इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तभी लंच हो जाता है और सब रूम से बाहर निकल जाते हैं, और हम देखते हैं कि नंबर 5 एपोकैलिप्स वाले केस की फाइल डॉट की डेस्क से चुरा लेता है और टॉयलेट में जाके पढ़ने लगता है। बट इससे पहले कि वो कुछ जान पाता, हैंडलर वहां आ जाती है। नंबर 5 किसी तरह से फाइल छुपा लेता है और फिर हैंडलर वॉशरूम जाती है और नंबर 5 को लंच के लिए पूछती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाचा हेजल को कार में बिठा के किसी सुनसान एरिया में ले जाती है और उसे बहाना देती है कि उनका ब्रीफकेस यहीं पर है। अब यहाँ पर वो दोनों जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। तभी हेजल पूछता है कि मैं क्या तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, जिसपे चाचा कहती है कि हाँ जरूर। तभी हेजल कहता है कि अगर हमें वो ब्रीफकेस नहीं मिला तो क्या अंजाम बुरा होगा, जिसपे चाचा कहती है कि हाँ, वो लोग हमें जान से मार देंगे। जिसपे हेजल कहता है कि वो थक गया है ऑर्डर्स फॉलो करते करते, कि ये करो वो करो। वो कहता है क्यों ना हम लोग इसी टाइमलाइन में रुक जाएं, उस ब्रीफकेस को भूल जाते हैं। जिसपे चाचा कहती है कि 3 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है और तुम यहाँ रुकना चाहते हो। जिसपे हेजल कहता है कि क्यों ना हम उससे रोकने में मदद करें। जिसपे चाचा कहती है कि वो तो नामुमकिन है। जिसपे हेजल कहता है कि नंबर 5 वापस आ गया, बट वो भी तो नामुमकिन था। जिसपे चाचा कहती है कि फिर भी वो फेल हुआ। चाचा कहती है कि द कमीशन के ऑर्डर्स ही सब कुछ हैं और हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे।
और जैसे ही हेजल आगे घूमता है तो उसके पीछे चाचा गन पॉइंट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजल और चाचा की कार उनके रूम पर रुकती है। पहले तो हमें चाचा दिखाई जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हेजल भी रहता है। इसका मतलब चाचा ने हेजल को मारने का ऑर्डर ठुकरा दिया है। आगे हम देखते हैं कि हेजल कुछ खाने के लिए लेने निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर अपने डैड के रूम में से उनकी रिसर्च फाइल ढूंढ रहा होता है, जिसमें मून से रिलेटेड चीजें थी। तभी वहाँ पोगो आ जाता है और उसे सही जगह बता देता है। और जब लूथर उसे देखता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर लूथर को पता चलता है कि उसको झूठ बोल के 4 सालों तक मून पे भेज दिया गया था। डॉक्टर हारग्रीव्स ने उसको एक मिशन के नाम पे मून पर भेजा था, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कोई मिशन ही नहीं था, क्योंकि लूथर ने जितने भी सैंपल्स और अपडेट डॉक्टर हारग्रीव्स को दिए थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। उन्होंने आज तक उसे एक बार भी नहीं खोल के देखा। अगले सीन में हम देखते हैं एलिसन को, जो कि अपने रूम में पैकिंग कर रही होती है। तभी उसे एक लॉकेट मिलता है जिस पर A+L लिखा होता है, यानी कि एलिसन प्लस लूथर। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लूथर और एलिसन के चाइल्डहुड का एक मोमेंट, जहाँ पर वो दोनों किसी प्राइवेट रूम में चुपके से पार्टी करते हैं और वहीं पर लूथर ने एलिसन को वो लॉकेट दिया था। तभी एलिसन म्यूजिक प्ले करती है और लूथर से कहती है कि क्या वो मेरे साथ डांस करेगा। बट लूथर जैसे ही खड़ा होता है, पीछे से उनके डैड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने नियम तोड़े हैं और इस वजह से अब वो दोनों यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि डिएगो क्लाउस को रस्सी से बांध रहा होता है। वो कहता है कि आगे कुछ हुआ तो उसके लिए यहाँ नहीं होगा। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है और उसे ड्रग छोड़ना है। तभी क्लाउस बताता है कि उसे एक काम करना है, जो कि तभी हो पाएगा जब वो नशे में ना रहे। जिस पे डिएगो कहता है कि शायद तुम उस लड़की की आत्मा से मिलना चाहते हो। तो क्या नाम था उसका? क्लाउस बताता है कि उस लड़के का नाम था डेव। अब वो दोनों थोड़ी सी बात करते हैं, तभी सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं लेनर्ड के घर पे, जहां वान्या बैठी हुई थी और टीवी पर न्यूज चल रही थी उस स्टेट के बारे में जिसको वान्या ने अपनी पावर से इफेक्ट किया था। लेनर्ड वान्या से उसकी पावर के बारे में बात करता है कि उसके पास जो भी पावर है वो उसके मूड पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर वान्या उसकी बात को मानने से इनकार करती है। फिर उन दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांस होता है और अगले सीन में हम देखते हैं हैंडलर को, जो कि 5 के साथ लंच कर रही होती है। और लंच करने के बाद हैंडलर नंबर 5 से कहती है कि क्या तुम कैंडीज लेना चाहोगे। जिसपे नंबर 5 कहता है कि एपोकैलिप्स के टाइम उसने एक ऐसी मिठाई खाई थी जो कि खराब थी, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया था, इसलिए उसे कैंडीज नहीं पसंद। जिसपे हैंडलर कुछ ज्यादा ही इंसिस्ट करती है तो नंबर 5 एक कैंडी खाता है जिसका टेस्ट 1950 के जैसा था। आगे हम देखते हैं हैंडलर नंबर 5 को एक नया यूनिफॉर्म गिफ्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों पास्ट से लाई हुई चीजों को देख रहे होते हैं, जिसमें चाइनीज फ्लेम थ्रोवर, वियतनाम वॉर का ग्रेनेड और हिटलर की गन थी। तभी नंबर 5 हैंडलर को एक सुझाव देता है कि वो ग्लोरिया को हटा दे, इससे केस मैनेजर का काम और आसान हो जाएगा। जिसपे हैंडलर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ग्लोरिया सबको पसंद है और अब उसकी रिटायरमेंट में थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो जल्दी नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि डॉट अपनी फाइल लेकर हैंडलर के पास आ जाती है और उसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए नंबर 5 वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन लूथर के पास आती है और उसे पता चलता है कि कैसे लूथर से झूठ बोलकर उसकी जिंदगी के 4 साल छीने गए थे। अब यहाँ पर वो लूथर को थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए उसी जगह लेकर जाती है जहाँ का फ्लैशबैक हमने पहले देखा था। अब यहाँ लूथर फिट तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर किसी तरह वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। तभी लूथर को वो नेकलेस दिखता है जो कि उसने एलिसन को दिया था। अब यहाँ पर वो दोनों अपने अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लूथर कहता है कि वो रियल वर्ल्ड में जाना पसंद करेगा, जिसपे एलिसन और लूथर बाहर कुछ खाने के लिए जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाचा हेजल की बात याद कर रही होती है और हेजल को मारने का मैसेज जला देती है। फिर वो उसी कॉफी शॉप में जाती है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। अब चाचा का ऑर्डर मिलने में थोड़ा टाइम था, इसलिए वो उसे रुकने को कहते हैं। और जैसे ही चाचा बाहर निकलती है तो देखती है कि हेजल और एग्नेस रोमांस कर रहे होते हैं और चाचा उन्हें छुप के देख लेती है। फिर हेजल अपनी कार में बैठता है और कहीं चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो फिर से क्लाउस को बांध रहा होता है। अब यहाँ पर क्लाउस कहता है कि शायद वो गलती कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसपे डिएगो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जबरदस्ती बांध देता है और उसे कहता है कि ये लो बकेट और अगली बार जो भी आए इसी में करना। फिर हमें क्लाउस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम फिर से आ जाते हैं 1968 के वियतनाम वॉर में, जहां हम देखते हैं कि एक दिन वॉर के दौरान भारी गोलाबारी में डेव को गोली लग जाती है और हम देखते हैं कि क्लाउस मेडिक टीम को बुलाने का बहुत ट्राई करता है, बट डेव की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी जिसकी वजह से डेव की डेथ हो जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो सीढ़ी से उतर रहा होता है और बाहर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे उसकी मॉम दिखती हैं और डिएगो मॉम को फिर से स्टार्ट देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने ही मॉम को शट डाउन किया था। इसलिए डिएगो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या उसको पिछली बातें याद हैं। अब यहाँ पर डिएगो की मॉम एक हफ्ते पहले की बात बता रही थी, जिसपे डिएगो पूछता है कि आपको उसके बीच का कुछ याद नहीं। तभी पीछे से फोगो आता है और उसकी मॉम को इशारा करता है, जिसपे उसकी मॉम समझ जाती हैं और उसे झूठ बोलती हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ पर उसकी मॉम कहती हैं कि आज का मौसम काफी अच्छा है, हमें पार्क में घूमने चलना चाहिए। जिसपे डिएगो बोलता है कि आज तक डैड ने आपको कहीं जाने नहीं दिया। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि अभी तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है बुद्धू। जिसपे डिएगो इमोशनल होकर कहता है कि हाँ, अब आप जो चाहे वो कर सकती हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन और लूथर साथ बैठकर हैमबर्गर खा रहे होते हैं, जहां एलिसन लूथर की टांग खींच रही होती है। तभी उन दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल आ जाता है, जिससे नर्वस होकर एलिसन कहती है कि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो उसे जाना चाहिए। अभी लूथर उसे रोकता है और कहता है कि एलिसन, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। और फिर वो दोनों डांस करते हैं, एक दूसरे को किस करके साथ में एले जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नंबर 5 को, जो कि चुपके से डॉट और ग्लोरिया की बात सुन लेता है, जहां डॉट कहती है कि हैंडलर को पता है कि नंबर 5 कुछ तो कर रहा है। इसलिए डॉट एक मैसेज देती है ग्लोरिया को, ताकि वो उस मैसेज को हेजल और चाचा को सेंड कर सके। तभी हम देखते हैं कि ग्लोरिया को वो मैसेज सेंड करने से पहले ही नंबर 5 उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर आता है और उसको बेहोश कर देता है और उसका मैसेज लेकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था अब उन्हें दूसरा काम दे दिया है, जिसमें उन्हें हैरोल्ड जेनकिंस को बचाना था। 10 सीन कट होता है और हम देखते हैं चाचा को, जो कि अपनी गन पॉइंट करके पूरे घर में इधर उधर हेजल को ढूंढ रही होती है और बाथरूम में जाकर गन फायर करती है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं नंबर 5 को 2 मैसेज टाइप करते हुए। पहले में लिखा था कि हेजल को मार दो, और तभी जैसे ही चाचा बाथरूम से कर्टेन हटाती है तो वहाँ पर एक मैसेज रखा था, और ये वही दूसरा मैसेज था जो कि नंबर 5 ने भेजा था, जिसपे लिखा था चाचा को मार दो। तभी पीछे से हेजल आता है और चाचा के सिर पे मार के बेहोश कर देता है। अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि नंबर 5 वो दोनों मैसेज न्यूमेटिक ट्यूब से सेंड कर देता है। तभी हैंडलर उसे देख लेती है और उसे कहती है कि ये गलत तरीका है मैसेज भेजने का, जिसपे वो पूछती है कि ग्लोरिया कहाँ है, जिसपे नंबर 5 बताता है कि उसे नहीं पता। और तभी हैंडलर को पीछे से ग्लोरिया दिखती है, जो कि बेहोश पड़ी थी और अब वो होश में आ रही थी। अब यहाँ पर हैंडलर नंबर 5 पर अटैक कर देती है और नंबर 5 टेलीपोर्ट होकर कहीं गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो मॉम के साथ पार्क में घूम रहा होता है और यहीं पे मॉम बताती है कि वो और पोगो उन सभी बच्चों से कुछ छुपा रहे हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं वान्या लेनर्ड के घर पे रहती है। लेनर्ड कपड़े धोने के लिए चला जाता है। तभी वान्या को बेड के नीचे से डॉक्टर हारग्रीव्स की वो डायरी मिलती है, जिसे क्लाउस ने एक बॉक्स में से निकाल के फेंक दिया था, और उस डायरी में लिखा था कि वान्या के पास कैसी पावर्स हैं और वो कैसे एक्टिवेट होगी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि द कमीशन में नंबर 5 और हैंडलर आपस में लड़ रहे होते हैं। और एक बार फिर से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाउस को डेव की सूल मिलती है और उससे बात करने का ट्राई करता है। और एक बार फिर से सीन कट होता है, हम देखते हैं कि नंबर 5 हैंडलर की गन की बुलेट खत्म होते ही उसके सामने आ जाता है और एक ग्रेनेड उठाता है और हैंडलर के सामने फेंक देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती है। फिर वो ब्रीफकेस रूम में जाकर एक ब्रीफकेस उठा लेता है और उस रूम में ग्रेनेड डालकर ब्रीफकेस के साथ कहीं टेलीपोर्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि सब कुछ रिवाइंड हो जाता है और हम फिर से उसी वक्त में पहुंचते हैं जब अम्ब्रेला एकेडमी में फैमिली मीटिंग चल रही होती है। अब यहाँ पर नंबर 5 उस ब्रीफकेस के साथ गिरता है और सबसे बताता है कि उसे एपोकैलिप्स को रोकने की चाबी पता चल गई है। तभी नंबर 5 उन्हें वो मैसेज दिखाता है जिसपे लिखा था कि हैरोल्ड जेनकिंस को बचाना है। अब यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो हैरोल्ड जेनकिंस है वही रीजन है एपोकैलिप्स का, और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 7 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के शुरू होते ही हमें स्टोरी दिखाई जाती है हैरोल्ड जेनकिंस की, जिसका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1989 में, और ये वही डेट है जिस दिन अम्ब्रेला एकेडमी के सभी बच्चों का जन्म हुआ था। बट हम देखते हैं कि हैरोल्ड की मॉम की नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, और इसी वजह से हैरोल्ड नॉर्मल पैदा होता है। बट उसकी परवरिश में कमी हो जाती है। हम देखते हैं कि उसके बर्थ के बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिस वजह से उसके डैड बदल जाते हैं और शराब पी के हैरोल्ड को मारते हैं।
फिर एक दिन हेरोल्ड को अम्ब्रेला एकेडमी की कॉमिक्स मिलती है, जिसे देखकर उसे भी इच्छा होती है कि वो भी अम्ब्रेला एकेडमी ज्वाइन करे और एक सुपर हीरो बने। इसलिए वो उन्हीं के जैसा कॉस्ट्यूम पहन के अम्ब्रेला एकेडमी जाता है। और वहाँ पे जब सभी कार से उतर रहे होते हैं, तभी हेरोल्ड बैरिकेड से कूद के जाता है और डॉक्टर हारग्रीव से बात करता है और बताता है कि उसका बर्थडे 1 अक्टूबर 1989 को है और उसके पास भी पावर्स हैं, लेकिन उसे पता नहीं है, इसलिए वो उसकी हेल्प करें उसकी पावर्स ढूंढने में। जिस पे डॉक्टर हारग्रीव्स उसकी बेइज्जती करके भगा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम में कोई पावर्स नहीं है, तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है और निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से। अब हेरोल्ड पहले से ही गुस्से में था और जब वो घर पे आता है तो उसके डैड उसे मारते हैं क्योंकि वो अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने हुआ था और उसे बियर लाने को कहते हैं। हम देखते हैं कि हेरोल्ड बियर लाने के बजाय एक हैमर ले आता है और पीछे से अपने फादर का ही सिर फोड़ देता है और उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हेरोल्ड को 12 साल की जेल हो जाती है। फिर हम देखते हैं हेरोल्ड की रिहाई का दिन और वो 12 साल के बाद जेल से निकलता है और सीधा जाकर अम्ब्रेला एकेडमी के सामने न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी वहां से क्लाउस निकलता है और डस्टबिन में अपने फादर का चुराया हुआ बॉक्स खाली कर देता है और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हेरोल्ड जाता है उसी डस्टबिन में और डॉक्टर हारग्रीव्स की वो बुक उठा लेता है और यहीं हमें पता चलता है कि हेरोल्ड असल में लेनर्ड है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हमें जो इवेंट्स रिवाइंड हो गए थे उन्हें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हेजल चाचा से अपने रूम में बहस करने के बाद बाहर चला जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसे वेंडिंग मशीन के जरिए द कमीशन का एक मैसेज मिलता है जिस पे लिखा था चाचा को मार दो। अब ये वही मैसेज है जिसे नंबर 5 ने भेजा था न्यूमेटिक ट्यूब के जरिए। दूसरी तरफ डिएगो, नंबर 5 और एलिसन हेरोल्ड जेनकिंस के बारे में जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब यहाँ पे डिएगो का फ्रेंड यानी डिटेक्टिव पैच का पार्टनर उसे हेरोल्ड की एक फाइल ला के देता है जिसमें उसकी अभी की फोटो और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाता है। और जब एलिसन उस फाइल में लगी फोटो को देखती है तो वो उन सबसे कहती है कि मैं इसे जानती हूँ और उन्हें बताती है कि ये बंदा ही लेनर्ड पीबॉडी है, यानी कि वान्या का बॉयफ्रेंड। अगले सीन में हम देखते हैं लूथर को पता चल जाता है कि उसे झूठ बोलकर उसकी जिंदगी के 4 साल छीने गए थे और जब उसे ये धक्का लगता है तो इस बार वो शराब पीने लगता है। अब क्योंकि टाइमलाइन चेंज हुई है तो कोई ना कोई अल्टरनेट पॉइंट जरूर आएगा। सो इस बार लूथर बैठ के शराब पीने लगता है क्योंकि वहाँ पे एलिसन नहीं थी उसको कंफर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे लूथर शराब पीने लगता है और नशे में डूब जाता है, जिस पे क्लाउस उसे ये सब करने से रोकता है, लेकिन लूथर क्लाउस को धक्का देकर घर से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजल और चाचा एक सुनसान से घने जंगल में जा रहे होते हैं। नहीं भाई नहीं, जंगल में मंगल करने नहीं जा रहे हैं, गलत मत सोचना। यहाँ पर चाचा हेजल को धोखे से ले आई होती है ये कह के कि हमारा खोया हुआ ब्रीफ केस यही मिलेगा, ताकि वो उसे वहीं पे मार के मैटर खत्म कर सके। अब यहाँ पे हेजल काफी सेंटिमेंटल बात कहता है जो कि प्रीवियस एपिसोड में नहीं दिखाई गई थी। यहाँ हेजल चाचा को बताता है कि वो ये सब काम छोड़कर अपने मन की लाइफ जीना चाहता है। हेजल बताता है कि वो एक पार्टनर के साथ बची हुई जिंदगी शांति से और प्यार से गुजारना चाहता है और वो एग्जाम्पल के लिए किसी बर्ड को लेता है। अब यहाँ पे चाचा को लगता है कि हेजल उससे प्यार करता है, इसलिए वो ये सब काम छोड़कर उसके साथ जीना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वापस घर पे आते हैं जहाँ हेजल चाचा से कहता है कि वो खाना लेने के लिए जा रहा है, बट असल में हेजल एग्नेस से मिलने गया था। आगे हम देखते हैं कि जब डिएगो, नंबर 5 और एलिसन लेनर्ड के घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे अम्ब्रेला एकेडमी के हीरोज की फिगर स्टैचूज मिलती हैं। वो तीनों वहाँ की तलाशी ले ही रहे होते हैं कि तभी नंबर 5 कोलैप्स होके गिर जाता है और जब एलिसन नंबर 5 को चेक करने के लिए उसके कपड़े उठाती है तो वो देखती है कि नंबर 5 के पेट पे गोली लगी है। अब ये गोली नंबर 5 को तब लगी थी जब वो द कमीशन के हेडक्वार्टर में हैंडलर से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे नंबर 5 उन दोनों से कहता है कि तुम लोग अपना काम करो, मैं ठीक हूँ, बट तभी नंबर 5 बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनर्ड वान्या को अपनी दादी के घर लेकर आता है और जब वान्या उससे पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं तो लेनर्ड बताता है कि वो यहाँ पर वान्या को उसकी सुपर पावर पे कंसंट्रेट कराने को लाया है ताकि वो हमेशा के लिए अपने भाई बहनों से नीचे ना रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजल एग्नेस के साथ बात कर रहा होता है। हेजल उसे बताता है कि वो कहीं बाहर जा रहा है अपने काम को छोड़कर क्योंकि वो थक गया है ऐसे काम करते करते और अब उसे अपनी लाइफ जीना है एग्नेस के साथ।
वो उसके साथ कहीं दूर चले जाना चाहता है। अब यहाँ हेजल इनडायरेक्टली उसे प्रपोज कर देता है और यहाँ पे एग्नेस भी पहले तो मना करती है लेकिन फिर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उन दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल आता है और हम देखते हैं कि चाचा हेजल को एग्नेस के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है, जिसपे वो भड़की हुई होती है और फिर हेजल वहाँ से अपनी कार में बैठ के निकल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन और क्लाउस आपस में बहस कर रहे होते हैं। क्लाउस लूथर के पीछे नहीं जाना चाहता था, लेकिन बेन उसे बताता है कि अभी कंडीशन क्या चल रही है। वो बताता है कि अगर क्लाउस ऐसे कहीं फंस जाता तो लूथर हर हाल में उसे बचाने आता। अब यहाँ बेन के समझाने पर क्लाउस लूथर के पीछे जाके उसे ढूंढने का सोचता है। आगे हम देखते हैं कि एलिसन और डिएगो नंबर 5 को उठाकर अम्ब्रेला एकेडमी ले आते हैं और उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। तभी डिएगो मॉम को देखता है और वो उन्हें स्टार्ट देखकर हैरान हो जाता है। अब पिछले एपिसोड में चीजें अलग थीं, लेकिन टाइमलाइन चेंज होने की वजह से यहाँ पर डिएगो मॉम से बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस लूथर को एक क्लब में पाता है, जहाँ लूथर अपनी शर्ट उतार कर डांस कर रहा होता है बिना किसी टेंशन के, और वो ड्रग्स की गोली लेने ही जाता है, जिसपे क्लाउस उसे रोक देता है और वो गोली फेंक के कहता है कि ये मत करो, तुम इसके लिए बहुत सही हो। दूसरी तरफ क्लाउस ने भी काफी टाइम से ड्रग्स नहीं लिए थे, जिसका साइड इफेक्ट उस पे होना स्टार्ट हो जाता है। सडनली वहाँ की सारी आवाज से उसको प्रॉब्लम होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि उसे डेव की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि डिएगो और एलिसन आपस में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मॉम नंबर 5 की पट्टी बदल रही होती हैं, जिसके बाद वो दोनों नंबर 5 को मॉम की केयर में छोड़कर निकल देते हैं लेनर्ड का दूसरा घर देखने के लिए। अब रास्ते में डिएगो को पुलिस ट्रैक कर रही होती है। तभी डिएगो एलिसन को कहता है कि मुझे इनसे निपटना होगा, तब तक तुम लेनर्ड की दादी का घर चेक कर लो। आगे हम देखते हैं कि एलिसन वहां से निकल देती है, बट तभी डिएगो को पुलिस घेर लेती है, जिसपे वो अपना हथियार फेंक कर सरेंडर कर देता है। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। आगे हम देखते हैं कि लेनर्ड वान्या को झील के किनारे लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी पावर्स पे फोकस करो और उस बोट को मूव करके देखो। अब यहाँ पे वान्या बहुत ट्राई करती है बट कुछ होता नहीं, जिसपे लेनर्ड काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट तभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। इन दोनों के बीच रोमांटिक एंगल आता है। फिर वो दोनों डिनर पे जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब हेजल वापस घर जाता है तो एक लेटर लिखता है कि वो एग्नेस के साथ कहीं जा रहा है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता है। और जब वो डस्टबिन देखता है तो उसमें वही मैसेज था जो कि नंबर 5 ने भेजा था, जिसमें लिखा था हेजल को मार दो। अब यहाँ पे हेजल की भी खिसक जाती है, तो वो अपना मैसेज बाथरूम में चिपका के शॉवर ऑन कर देता है। और जब चाचा उसे मारने आती है तो वो वहाँ फंस जाती है, क्योंकि पीछे से हेजल आ जाता है और चाचा के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं क्लब का सीन, जहाँ लूथर को 3 लोग मारने आ रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा डेव की तरह दिखता है। अब यहाँ पे बेन क्लाउस को समझाता है कि जाओ और लूथर को बचाओ, जिसपे क्लाउस हिम्मत दिखाता है और उसे बचाता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी इतना पावरफुल था कि वो क्लाउस को एक ही बार में पटक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक ब्लैक एंड व्हाइट सी जगह पर उठता है, जहाँ पे उसकी टी शर्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें कलरलेस थी। तभी उसे गॉड मिलती है, जो कि एक बच्ची के रूप में थी, और वो साइकिल चला रही होती है। वो क्लाउस से कहती है कि जल्दी जाओ, कोई तुम्हारे लिए वहां पर इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पर क्लाउस को लगता है कि वहां पे डेव है, लेकिन जैसे ही वो उस शैक में एंटर करता है तो वो शैक एक सैलून बन जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लाउस के फादर यानी डॉक्टर हारग्रीव्स आ जाते हैं। अब पहले तो डॉक्टर हारग्रीव्स क्लाउस को बहुत सुनाते हैं, डांटते हैं उसकी लाइफ को लेकर, और तभी हमें एक बहुत ही शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। यहाँ पे डॉक्टर हारग्रीव्स उसे बताते हैं कि उनकी डेथ ना तो नेचुरल थी और ना ही मर्डर, बल्कि उनकी डेथ इंटेंशनल थी। वो बताते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को एक साथ लाना था, जिसके लिए कुछ बड़ा होना जरूरी था, जैसे कि कोई दुर्घटना, अदरवाइज वो लोग नहीं आते, और इसीलिए उन्होंने खुद की डेथ प्लान की और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। अब यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स को ये बहुत पहले से पता था कि कयामत आने वाली है, और इसी वजह से उन्होंने अम्ब्रेला एकेडमी फॉर्म की। अब डॉक्टर हारग्रीव्स क्लाउस को शायद कयामत से निपटने के लिए कुछ बताने ही वाले थे कि तभी वो रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वान्या और लेनर्ड खाना खाने के बाद पार्किंग लॉट में अपनी कार लेने जा ही रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग शराब पी रहे होते हैं उनकी कार पे, और वो लोग वान्या के साथ बदतमीजी करते हैं, जिस पे
लेनर्ड को गुस्सा आ जाता है और जब वो उन्हें रोकने आता है तो हम देखते हैं कि वो लोग लेनर्ड को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और फिर लेनर्ड को इस हालत में देखकर वान्या बीच में आ जाती है उसे बचाने के लिए और वो जैसे ही हेल्प करके चिल्लाती है तभी उसकी बॉडी से एक वेव टाइप कुछ निकलती है जिसके इफेक्ट से वो तीनों लोग दूर जाकर गिरते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हेजल चाचा को हथकड़ी लगा के बांध देता है। अब यहाँ पे चाचा हेजल से कहती है कि तुम मुझे मार दो वरना मैं यहाँ से निकल के तुम्हें और तुम्हारी उस बुढ़ी दोनों को ही मार दूंगी, जिस पे हेजल उसे मारने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उसके साथ काफी साल बिताया था। वो किसी को भी मार सकता है लेकिन चाचा को नहीं। अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मार सके, तो फिर वो उसे वैसे ही छोड़ के वहां से निकल देता है। फिर हमें कई सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं जिनमें हम देखते हैं कि क्लाउस और बेन एक साथ घर वापस आ रहे होते हैं। डिएगो जेल में होता है और फिर हम देखते हैं कि वान्या लेनर्ड को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहां हमें पता चलता है कि लेनर्ड की राइट आई पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और उसको कई जगह भारी इंजरीज भी आई होती हैं। एक शॉट में हम देखते हैं लूथर उस लड़की को किस कर रहा होता है और लास्ट में हम देखते हैं कि एलिसन लेनर्ड की दादी का घर देखने जा रही होती है और यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एलिसन कार में बैठ के लेनर्ड की दादी का घर चेक करने जा रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एलिसन अपनी बेटी क्लेयर को अम्ब्रेला एकेडमी की स्टोरी सुना रही होती है। स्टोरी सुनाने के बाद जब एलिसन क्लेयर को सोने के लिए कहती है तो एक और स्टोरी सुनने की जिद करने लगती है, जिसपे एलिसन अपनी पावर्स का यूज करके उसे सुला देती है, जिसे पैट्रिक देख लेता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और एलिसन कार में लेनर्ड की दादी के घर जा रही होती है और यहीं हमें उसकी वॉइस में बताया जाता है कि उसने अब तक जो कुछ भी पाया है वो अपनी सुपर पावर से पाया है, यहाँ तक कि उसने अपनी एक्ट्रेस का रोल भी अपनी पावर्स की मदद से पाया है। आगे हम देखते हैं कि एलिसन लेनर्ड की दादी के घर पहुंच जाती है जहां उसे वान्या का वायलिन मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनर्ड वान्या से घर वापस चलने को कहता है। तभी एक नर्स उसे वॉलंटरी डिस्चार्ज पेपर पर साइन करने को कहती है। वहीं हमें पता चलता है कि रात के उन 3 गुंडों में से 2 मर चुके हैं और एक बड़े ही क्रिटिकल कंडीशन में था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर अपने बेड पे उठता है और देखता है कि वो बिना कपड़ों के सोया हुआ है और उसके बगल में एक लड़की भी थी। तभी उसे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ क्लाउस बोलता है कि सुबह हो गई है, सब लोग उठो। और जैसे ही लूथर अपने रूम से बाहर निकलता है तो सबसे पहले क्लाउस उसका मजा लेता है, जिसके बाद वो बताता है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, एक जरूरी बात बतानी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस सबको फैमिली मीटिंग के लिए बुलाता है जिसमें सिर्फ लूथर और नंबर 5 ही आते हैं क्योंकि डिएगो तो जेल में है और एलिसन लूथर की दादी के घर देखने गई है। अब यहाँ पे क्लाउस सबसे बताता है कि कल रात उसने अपने डैड यानी डॉक्टर हारग्रीव्स की सोल को समन किया था और उनसे बात की थी। वो बताता है कि उसके डैड ने बताया कि उनकी डेथ नेचुरल डेथ या मर्डर नहीं थी, बल्कि उनकी डेथ इंटेंशनल थी। उन्होंने हम लोगों को एक साथ लाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी ताकि हम लोग मिल के दुनिया को बचाएं। अब इस बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा होता है, तभी वहाँ पोगो आ जाता है और वो क्लाउस की बात को सच बताता है। वो कहता है कि उसने और ग्रेस ने मिल के डॉक्टर हारग्रीव्स के इस प्लान में साथ दिया था और उनकी डेथ से पहले ग्रेस की प्रोग्रामिंग भी बदल दी गई थी ताकि वो उन्हें फर्स्ट एड ना दे सके। अब यहाँ पे लूथर पहले ही मून वाली बात लेकर गुस्सा था और ये सुनने के बाद वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेजल और एग्नेस कार में बैठे होते हैं और ट्रैफिक की वजह से हेजल का दिमाग खराब हो रहा था और फिर एग्नेस बताती है कि वो वर्ड्सवर्थ सेंचुरी में जाना चाहती है, जिसके बाद एक होटल में लंच करने। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन भी ट्रैफिक में फंसी होती है और तभी उसे कुछ दिखता है और जब वो जाकर देखती है तो उसे एक ट्रक के पास एक स्कार्फ लटका हुआ दिखता है जो कि असल में वान्या का था और तब उसे लगता है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है उससे वान्या का कोई तो कनेक्शन है। और जब वो लाइन के अंदर जाती है तभी उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है। अब यहाँ पे वो लोग थोड़ी बात करते हैं और जैसे ही एलिसन अपनी गॉगल्स उतारती है तो वो पुलिस वाला उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो फेमस एक्ट्रेस एलिसन हारग्रीव्स हो।
मैंने कल ही अपनी फैमिली के साथ तुम्हारी एक फिल्म देखी थी। अब यहाँ पे वो पुलिसमैन उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी एलिसन कहती है कि उसे अपनी नेक्स्ट मूवी में एक पुलिस वाली का रोल करना है, इसलिए वो उसके साथ रह के इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की डेली लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है, ताकि उसे रोल करने में आसानी हो। अब यहाँ पे वो पुलिसमैन फंस जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पैच का पार्टनर डिएगो से मिलने आया है। तभी डिएगो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, जिसपे वो बंदा कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। तभी वो बंदा डिएगो से हाथ मिलाता है और उसे उसके सेल की चाबी देकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या वायलिन बजा रही होती है। दूसरी तरफ लेनर्ड डॉक्टर हारग्रीव्स की डायरी पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा था कि वान्या की पावर्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं। और फिर हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां डॉक्टर हारग्रीव्स वान्या की ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, जहां वो एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और उस टेबल पे पटकते हैं और वान्या से कहते हैं सिर्फ उसी ट्यूनिंग फॉर्क पे फोकस करने को। और जब वान्या फोकस करती है तो सामने रखा एक ग्लास टूट जाता है। अब यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि वान्या लेनर्ड के साथ एक जंगल के बीचों बीच खड़ी है। फिर लेनर्ड उससे कहता है कि याद करो कल रात क्या क्या हुआ था, तुम्हें कुछ हिंट मिलेगा अपनी पावर्स एक्टिवेट करने का। जिसपे वान्या बताती है कि वो गुंडे तुम्हें पीट रहे थे और मुझसे वो आवाज़ सही नहीं जा रही थी, लेकिन तभी सारी आवाज़ धीरे धीरे फेड होने लगी थी और सिर्फ उस ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो मुझ पे हावी हो रही हो। और फिर वो आवाज़ मेरे अंदर से बाहर की तरफ निकली और ये सब हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 क्लाउस के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो उठो, हमें दुनिया को बचाने जाना है। फिर नंबर 5 बताता है कि उसने टाइम जंप किया था और वो फ्यूचर में गया था, इसलिए उसे पता है, लेकिन उनके डैड टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते थे, तो उन्हें कैसे पता चला कि कयामत आने वाली है। और फिर नंबर 5 ये भी कहता है कि बचपन से ही हमारे डैड हमसे कहते आए हैं कि तुम्हें दुनिया को आने वाली कयामत से बचाना है, तो हो सकता है कि उन्हें किसी तरह से पहले से इस बारे में पता चल गया हो। वेल, अब जो भी रीज़न हो, लेकिन डैड का ये आइडिया काम कर गया। हम सब एक साथ आ गए और अब जो आ ही गए हैं तो चलो दुनिया को भी बचा लेते हैं। जिस पे क्लाउस कहता है कि कौन, सिर्फ हम दोनों? जिस पे नंबर 5 कहता कि हाँ, अब क्या कर सकते हैं, फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। और जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि डिएगो जेल से भागकर वापस आ रहा होता है और उन दोनों से कहता है कि वो जेल में था। फिर वो पूछता है कि लूथर कहाँ है, जिस पे नंबर 5 बताता है कि नाश्ते के बाद उसे नहीं देखा गया। तभी डिएगो बताता है कि हमें जल्दी करनी होगी, एलिसन एक डेंजर में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या फिर से लेनर्ड के साथ जंगल के बीचों बीच है। अब यहाँ लेनर्ड वान्या के आसपास की आवाज पर फोकस करने को कहता है और फिर से हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हारग्रीव्स वान्या की ट्रेनिंग का ओवरऑल असेसमेंट बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि 12 दिन तक वान्या ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, लेकिन फिर वो अपनी ट्रेनिंग के खिलाफ जाने लगी। हम देखते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स फिर से उस ट्यूनिंग फॉर्क को बजाते हैं और वान्या से फोकस करने को कहते हैं, लेकिन जब वान्या फोकस करती है तो उस ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज को नहीं, बल्कि आसपास की सभी आवाज को अपने अंदर रेजोनेट कराने लगती है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हाई लेवल पर हो गया था। और पिछली बार सिर्फ एक ग्लास टूटा था, लेकिन इस बार सारे ग्लास टूट जाते हैं और उसी के साथ डॉक्टर हारग्रीव्स का मोनैकल भी टूट जाता है, जिसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग को रद्द कर देते हैं। अब वान्या की पावर्स के बारे में हमें यहाँ पर पता चल गया है कि वो कैसे काम करती है। सो बेसिकली उसकी पावर साउंड से रिलेटेड है, यानी कि जब वान्या के इमोशंस हाई हो जाते हैं तो उसकी पावर्स एक्टिवेट होती हैं, जिसमें उसकी बॉडी उसके आसपास के साउंड को किसी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग पावर हो जाती है। अब यहाँ पे वान्या अपनी पावर्स यूज करती है और कई सारे साउंड में से एक साउंड पर फोकस करती है, जिसकी मदद से वो एक छोटा सा तूफान ले आती है, जिसपे उसका कंट्रोल खो रहा था और वो हाँफने लगी थी। तभी लेनर्ड उसे सांस लेने को कहता है और यहीं पे वान्या उस तूफान को अपने कंट्रोल में कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर किसी कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहा होता है। तभी वहाँ डिएगो, क्लाउस और नंबर 5 आते हैं। अब यहाँ पे डिएगो नंबर 5 और क्लाउस से कहता है उन्हें अकेला छोड़ने को। अब डिएगो लूथर से कहता है कि गलत तुम्हारे साथ ही नहीं, हम सबके साथ हुआ था। जिस पे लूथर कहता है कि भाड़ में जाओ सब लोग, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना तो इस फैमिली से, ना तो पूरी दुनिया से। तुम्हें दुनिया बचाना है तो जाओ बचाओ, लेकिन मुझे तंग मत करो।
अब यहाँ पे डिएगो कहता है कि तुम्हें हमसे नहीं लेना देना है, लेकिन शायद तुम्हें जानना चाहिए कि एलिसन खतरे में है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर डिएगो बताता है कि उसे पुलिस स्टेशन से एक फाइल मिली है जिसमें हमें पता चला कि वान्या का जो बॉयफ्रेंड है लेनर्ड, वो ही हैरोल्ड जेनकिंस है और अब एलिसन अकेले ही लेनर्ड की दादी के घर की तरफ गई है। और बुरी बात तो ये है कि लेनर्ड यानी हैरोल्ड जेनकिंस वान्या के साथ है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि लेनर्ड यानी हैरोल्ड जेनकिंस असल में एक मर्डरर है, जिस पे लूथर काफी पैनिक हो जाता है, उन सबको डांटता है और फिर वो सब लोग निकल देते हैं एलिसन को बचाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाचा उस मोटेल रूम से निकल चुकी है जहाँ पे हेजल ने उसे कैद किया था और वो वहाँ से निकल के सीधा एग्नेस के डोनट शॉप पे जाती है और वहाँ से कुछ क्लूज निकालती है कि हेजल और एग्नेस कहाँ गए होंगे। उसके बाद वो एक मैगजीन उठाती है और वहाँ के किचन का गैस ऑन करके एक कैंडल जला के चली जाती है और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें वो डोनट शॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिसमैन के साथ एलिसन हॉस्पिटल में जाती है और उस गुंडे से बात करती है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि एक बंदे ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसे मारें, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा पी ली थी, इसलिए एक्टिंग करते वक्त वो लोग बहुत ज्यादा आगे चले गए। उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को भी छेड़ा और उस आदमी को बहुत बुरी तरह से पीट दिया और तभी अचानक से एक तूफान सा आया और उनका ये हाल हो गया। अब यहाँ पे एलिसन उसका हुलिया बताते हुए पूछने लगती है। तभी पुलिसमैन को शक होता है। उसके बाद वो एक मैगजीन में से वान्या की फोटो दिखाती है। तभी वो पुलिसमैन एलिसन को किनारे लेकर आता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम झूठ बोलकर मेरे साथ तो नहीं ना आ गई। जिसपे एलिसन अपना झूठ मानती है और उससे कहती है कि ये मेरी बहन है और मुझे लगता है कि मेरी बहन खतरे में है, सो प्लीज मेरी मदद करो। जिसपे वो पुलिसमैन उसको पूछने के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन जब वो पूछने जाती है तभी उस आदमी के ट्रीटमेंट का टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या और लेनर्ड बैठे हुए होते हैं। तभी लेनर्ड वान्या से कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आज कितना बड़ा काम किया। तुमने अपने अंदर के पावर को ढूंढा, उसे कंट्रोल किया और किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। तभी वान्या कहती है कि शायद उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, जिस पे लेनर्ड खुश हो जाता है और कहता है कि तो ठीक है, चलो हम फिर से चलते हैं उसी जगह पे। तभी वान्या कहती है कि नहीं, कल उसका कॉन्सर्ट है, सो उसे वायलिन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस पे लेनर्ड थोड़ा गुस्सा होके कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर है उससे जरूरी कुछ नहीं है। जिस पे वान्या कहती है कि मेरा म्यूजिक भी इम्पोर्टेंट है। जिस पे लेनर्ड खुद को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, जाओ जाके प्रैक्टिस कर लो। आगे हम देखते हैं कि वान्या प्रैक्टिस करने चली जाती है और लेनर्ड अपना सारा सामान उठाता है, कार की चाबी लेता है और कहीं निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हेजल और एग्नेस कार में बैठ के किसी मोटल के पास रुकते हैं और बात कर रहे होते हैं। हेजल एग्नेस से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास जीने के लिए 2 दिन हो तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। जिस पे एग्नेस कहती है कि वो वहीं जाएगी जहाँ हेजल होगा। अब यहाँ पे हेजल को कोई बात सता रही होती है, जिस पे हेजल एग्नेस को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं एक जरूरी काम करके कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आगे हम देखते हैं वान्या वायलिन बजा रही होती है। तभी वो लेनर्ड से कहती है कि उसे भूख लगी है, तुमने मेरा सैंडविच कहाँ रखा है। बट जब वो अंदर जाती है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी वहाँ का डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो चौंक जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक जोर से पीटने की आवाज आ रही होती है और वान्या घबराने लगती है। और जैसे जैसे वो आवाज बढ़ती है वान्या को बेचैनी होने लगती है और जब वो एक शीशे में अपने आप को देखती है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डॉक्टर हारग्रीव्स वान्या को एक चेंबर में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर करनी होगी और उसे उस चेंबर में बंद कर देते हैं अकेले, ताकि वो उस चेंबर में रहकर आसपास के सभी साउंड को फील करे, अपनी पावर्स यूज करे, जिससे किसी का भी नुकसान न हो। अब बेसिकली ये डॉक्टर हारग्रीव्स का एक एक्सपेरिमेंट था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि वान्या वायलिन बजाने लगती है, जिसकी वजह से एक वेव निकलती है और उस वेव से पूरा घर हिलने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन को हॉस्पिटल में पता चलता है कि वान्या सुबह ही लेनर्ड के साथ इस हॉस्पिटल से निकली है और फिर एलिसन वापस लेनर्ड की दादी के घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पूरा घर हिल रहा होता है और उसे किसी के वायलिन बजाने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर वान्या वायलिन बजा रही होती है और फिर एलिसन उसे रोकती है और पूछती है कि ये सब कौन कर रहा था।
जिसपे वान्या बताती है कि ये सब वही कर रही थी। उसके पास बचपन से ही एक सुपर पावर है जिसको उसने अभी ढूंढा, और ये कितनी अजीब बात है। आगे हम देखते हैं कि एलिसन लेनर्ड के बारे में वान्या को बताती है कि उसका रियल नेम हैरोल्ड जेनकिंस है और वो कोई इंजीनियर नहीं बल्कि एक मर्डरर है जिसे 12 साल की जेल भी हुई थी। और जब वो लोग लेनर्ड के घर गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि अम्ब्रेला एकेडमी के सभी हीरोज की फोटोज से उनकी आंखें निकाल ली गई थीं। अब ये सब सुन के वान्या डिस्टर्ब होने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो प्यार करती है वो ऐसा कर रहा है। अब यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें डॉक्टर हारग्रीव्स, एलिसन, पोगो और ग्रेस के साथ उसी चेम्बर में आते हैं जहां वान्या को रखा गया था। अब यहाँ पे वान्या को एक दवा दी जाती है और डॉक्टर हारग्रीव्स एलिसन से कहते हैं कि वो अपनी सुपर पावर वान्या पे यूज करे, जिसपे एलिसन वान्या से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो और ये पावर उस पर असर कर जाती है, और इससे वान्या को अब तक लगता था कि वो नॉर्मल है। फिर यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है और एलिसन ये बात वान्या को बताती है, जिसपे वान्या भड़क जाती है और हम देखते हैं कि वान्या एलिसन से और हेट करने लगती है। वो कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया, तुम्हें डर था कि मैं कहीं डैड की स्पेशल ना बन जाऊं जो कि तुम्हें बनना था। जिसपे एलिसन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि डैड ने उन्हें ये सब करने को कहा था। जिसपे वान्या डिसाइड करती है कि वो लेनर्ड को चूज करेगी और अब चाहे जो भी हो वो उसी के साथ रहेगी। अब यहीं पे वान्या और एलिसन के बीच में बहस हो जाती है, जिसपे वान्या अपनी सुपर पावर्स का यूज करके एलिसन को डरा रही होती है और उससे वहां से जाने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि एलिसन अपनी पावर्स का यूज करके वान्या को शांत करने का ट्राई कर रही होती है कि तभी वान्या एलिसन पे अटैक कर देती है, जिससे उसका गला कट जाता है और वो नीचे गिर के तड़पने लगती है। तभी पीछे से लेनर्ड काफी शॉक होके आता है, फिर वो हंसने लगता है और फिर वो खुद पे कंट्रोल करके वान्या से निकलने को कहता है और जल्दी से वहाँ का सारा सामान उठाता है और वान्या को लेकर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो, लूथर, नंबर 5 और क्लाउस लेनर्ड की दादी के घर की तरफ आ रहे होते हैं ताकि वो एलिसन को बचा सकें। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि लेनर्ड के घर के नीचे वही गुंडा मरा पड़ा हुआ है जो कि एलिसन को सारे सबूत दे रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही लूथर और बाकी सब रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें एलिसन मिलती है जो कि काफी सीरियस कंडीशन में थी, और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 9 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है 1993 के फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं कि किड वान्या को उसकी नैनी ओटमील खिला रही होती है। वो उससे कहती हैं कि तुम इतनी सैड क्यों हो। नैनी कहती हैं कि जब वो सैड होती हैं तो वो गाना गाती हैं। अब यहाँ पे नैनी स्पेनिश में कोई गाना गा रही होती हैं जो कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही टी पॉट की सीटी बजती है तो उनकी भी सीटी बज जाती है, क्योंकि उसके साउंड को अपने अंदर रेजोनेट करा के वान्या उस नैनी को दूर फेंक देती है। तभी डॉक्टर हारग्रीव्स आते हैं और उसको गुस्से से देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि एक के बाद एक नैनी आती रहती हैं और वान्या उन्हें कभी सीढ़ी से गिरा देती तो कभी खिड़की से बाहर फेंक देती। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स ग्रेस को लेकर आते हैं जो कि एक रोबोट रहती है, और जब वान्या उसे दूर फेंकती है तो वो फिर से उठ जाती है, लेकिन ग्रेस का सिर उल्टे साइड था। फिर वो अपने सिर को सीधे करती है और वापस आके वान्या को चम्मच देती है और कहती है कि तुम जल्दी से अपना ओटमील खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे वान्या उसे डर जाती है और अपना ओटमील खाने लगती है। तभी ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है और फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं कि लेनर्ड वान्या को घर पर लेके आता है और वान्या से कहता है कि हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, तुम्हारी फैमिली हमारे पीछे आ ही रही होगी। जिसपे वान्या कुछ रिप्लाई नहीं देती है। तभी लेनर्ड उससे कहता है कि चलो तुम्हें साफ करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि लेनर्ड वान्या को बाथटब में बैठा के उसके हाथ से ब्लड साफ कर रहा होता है, और यही लेनर्ड वान्या के कान भर रहा होता है अपनी बड़ाई और उसके फैमिली की बुराई करके। वान्या कहती है कि मेरी फैमिली मुझे क्यों मारने आएगी, जिसपे लेनर्ड कहता है कि तुमने एलिसन को मार दिया। जिसपे वान्या कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, वो कभी एलिसन को मार नहीं सकती, वो बस अपना कंट्रोल खो दी थी, और वो ये बात जाकर अपनी फैमिली को बताएगी और वो जरूर समझ जाएंगे। जिसपे लेनर्ड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं और सिर्फ एक मैं ही हूँ जो समझता है कि तुम कितनी स्पेशल हो, जो कि वो लोग नहीं समझ रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अम्ब्रेला एकेडमी के सामने एक कार रुकती है
जिसमें लूथर, नंबर 5, डिएगो और क्लाउस निकलते हैं और वो कार में से निकल के एलिसन को निकालते हैं और जल्दी से उसको पोगो और ग्रेस के पास लेके आते हैं। अब यहाँ पे ग्रेस उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। वो कहती है कि इसने अपने लैरिंग्स में सेवियर लैसरेशन सफर किया है और तुम में से किसी को खून देना पड़ेगा। जिसपे लूथर कहता है कि मैं अपना खून दे देता हूँ। जिसपे पोगो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा ब्लड मेरे ब्लड के साथ ज्यादा कंपैटिबल है। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस सामने आता है, जिसपे पोगो कहता है कि तुम भी अपना ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा ब्लड बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है ड्रग्स की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि डिएगो सामने आता है और ग्रेस उसको एग्री कर देती है, लेकिन जैसे ही ग्रेस इंजेक्शन लगाने जाती है डिएगो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डिएगो का ब्लड एलिसन को दे दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस वहां से निकल जाता है और अपने रूम में आके ड्रग्स ढूंढ रहा होता है और बेन उसे रोक रहा होता है। तभी एक जगह पर उसे ड्रग्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बेन क्लाउस को रोक रहा होता है, जिसपे पहले तो क्लाउस नाटक करता है कि वो नहीं खाएगा, लेकिन जैसे ही बेन पीछे घूमता है तो क्लाउस 2-4 गोलियां मुंह में खा लेता है और तभी बेन क्लाउस को एक पंच मार देता है, जो कि कैसे हुआ नहीं पता, जिसका रीजन बेन क्लाउस को बताता है कि ये सब उसने किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5, डिएगो और क्लाउस बात कर रहे होते हैं। डिएगो बताता है कि जिस बंदे ने एलिसन पर अटैक किया वो बाहर खुला घूम रहा है वान्या के साथ और अब हमें उसे रोकना है हर हाल में। जिसपे नंबर 5 कहता है कि वो जरूरी नहीं है, हमें सबसे पहले हैरोल्ड जेनकिंस को निपटाना होगा क्योंकि अगर कयामत आई तो उन 7 बिलियन पीपल्स के साथ वान्या भी मारी जाएगी। जिसपे वो सभी एग्री करते हैं और फिर क्लाउस को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं क्योंकि वो चलना नहीं चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या को डॉक्टर हारग्रीव्स की एक डायरी मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वान्या की पावर्स कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे लेनर्ड वान्या को डायरी पढ़ते हुए देख लेता है, जिसपे वो कहता है कि आई कैन एक्सप्लेन। तभी वान्या लेनर्ड से कहती है कि तुम मुझे शुरू से ही मैनिपुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे लेनर्ड अपनी सफाई दे रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने किया। तुम आज जो भी हो मेरी वजह से हो। तुम्हें ये सारी पावर्स मैंने दिलाई हैं। तुम्हारी फैमिली तुम्हें जरा भी प्यार नहीं करती। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें समझता हूँ कि तुम कितनी स्पेशल हो। वो लोग तुम्हें छोटा दिखाना चाहते हैं, बट कंपेयर टू देम यू आर अ गॉड। अब यहाँ पे वान्या बार बार कह रही होती है कि वो अपनी फैमिली को जाकर सब कुछ बता देगी और उनसे माफी मांगेगी, लेकिन तभी लेनर्ड वान्या को टॉन्ट मारने लगता है कि तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। और ये सब टॉन्ट सुनते सुनते वान्या के इमोशंस हाई होने लगते हैं और वान्या अपने आसपास के साउंड को फिर से अपने अंदर रेजोनेट करा लेती है और अपनी पावर एक्टिवेट कर देती है और फिर अपनी पावर लेनर्ड पे यूज करती है और उसको बुरी तरह से मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एग्नेस अपने मॉडल रूम के अंदर जाती है। तभी उसे टॉयलेट फ्लश करने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि हेजल वहां पर है और वो उससे कुछ कह ही रही होती है। तभी टॉयलेट में से चाचा निकल के आती है, जिसे देखकर एग्नेस डर जाती है और कहती है कि अगर तुम हेजल के लिए आई हो तो उसने मुझे छोड़ दिया है। जिसपे चाचा उसे मार के बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब नंबर 5, क्लाउस और डिएगो लेनर्ड के घर पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लेनर्ड तो मरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे नंबर 5 लेनर्ड का आई पैच निकालता है और उसपे वो नकली आंख लगाता है, जो कि वो अपने साथ लेके घूम रहा था। और हमें पता चलता है कि वो नकली आंख लेनर्ड के साइज की ही है, यानी कि जिस आई बॉल को नंबर 5 सालों से लेकर घूम रहा था वो फ्यूचर लेनर्ड का था। अब यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अब जो लेनर्ड यानी हैरोल्ड जेनकिंस मर चुका है, जो कि कयामत की चाबी था, तो इसका मतलब ये हुआ कि कयामत टल चुकी है। बट मेन पार्ट तो ये है कि इसे मारा किसने, जिसपे वो लोग वान्या को ढूंढने निकल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसन की ट्रीटमेंट फिनिश हो जाती है और लूथर वहीं रुक जाता है एलिसन के पास, ताकि जब वो उठे तो उसके पास कोई हो। और फिर हम देखते हैं कि डिएगो, क्लाउस और नंबर 5 वापस एकेडमी आके वान्या को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें मिलती नहीं है। जिसके बाद डिएगो हेजल और चाचा को मारने निकल देता है। फिर क्लाउस और नंबर 5 आपस में बात करते हैं, जहाँ क्लाउस नंबर 5 को काफी सुनाता है कि उसे अब ये सब छोड़ के रेस्ट करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 अम्ब्रेला एकेडमी में बैठकर एक जूस बनाता है और डेलोरेस के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां पर हेजल आ जाता है, जिसे देख के नंबर 5 को लगता है कि वो उसे मारने के लिए आया है। अब यहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी नंबर 5 पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, बट इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, वहां पे डिएगो आ जाता है और वो हेजल से लड़ने लगता है। वो दोनों आपस में काफी अच्छी फाइट करते हैं। तभी नंबर 5 एक ग्लास जार उठाता है और डिएगो के सिर पे दे मारता है, जिससे डिएगो बेहोश हो जाता है। और फिर हेजल कहता है कि वो भी उनके साथ मिलकर कयामत को रोकना चाहता है,
अब यहाँ पे नंबर 5 बताता है कि कयामत की इक्वेशन का मार्क मर चुका है, जिससे कि आने वाली कयामत टल चुकी है। और फिर नंबर 5 और हेजल आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी हेजल पूछता है कि वो आगे क्या करेगा, जिसपे नंबर 5 बताता है कि उसने बाद में क्या करना है ये नहीं सोचा। तभी हेजल बताता है कि वो सब कुछ शुरू से शुरू करना चाहता है और एक फ्रेश लाइफ जीना चाहता है, और वो नंबर 5 को सजेस्ट करता है कि वो भी यही कर सकता है। और तभी हेजल वहां से जाने लगता है, जिसपे नंबर 5 उसे रोकता है और कहता है कि डिटेक्टिव पैच को किसने मारा, जिसपे हेजल बताता है कि चाचा ने मारा था। तभी नंबर 5 कहता है कि अगर तुम मुझे उसकी गन दे दो तो उससे डिएगो का नाम क्लियर हो जाएगा डिटेक्टिव पैच के मर्डर से, जिसपे हेजल अपनी और चाचा की गन नंबर 5 को दे देता है। और फिर हेजल वहां से चला जाता है एग्नेस से मिलने। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या अपने घर में वॉइस मेल सुन रही होती है। तभी उसे एलिसन का भी मैसेज मिलता है, और जब वो अपनी ऑयली स्टिक देखती है और उसे सब कुछ याद आता है तो वो उसे सोच के रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर एलिसन के पास खड़ा होता है। तभी एलिसन की आंख खुलती है, और जब एलिसन बोलने का ट्राई कर रही होती है तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी, जिसपे लूथर एलिसन से कहता है कि तुम्हारा थ्रोट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए तुम अभी बोलने का ट्राई ना ही करो तो अच्छा है। तभी लूथर एलिसन को पेन और पेपर दे देता है ताकि वो लिख कर बता सके। तभी एलिसन उसे बताती है कि वान्या के पास भी पावर्स हैं और उसने ही ये सब किया। अब इस पे लूथर यकीन नहीं कर रहा था। तभी वहां पर पोगो आ जाता है और कहता है कि वक्त आ गया है तुम्हारे फादर के एक आखिरी सीक्रेट को बताने का। और फिर पोगो लूथर को वान्या के बारे में सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या अम्ब्रेला एकेडमी आती है ताकि वो अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता सके और उन्हें समझा सके कि आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था। अब सबसे पहले तो उसे लूथर मिलता है और यही वान्या को पता चलता है कि एलिसन जिंदा है, वो बच गई है। और फिर वान्या उसे सब कुछ बताती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, उसकी पावर्स उस पे हावी हो गई थी। जिसपे लूथर कहता है कि मुझे पता है कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। तभी वान्या रोने लगती है और उसको सॉरी बोलने लगती है, जिस पे लूथर उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ पे लूथर वान्या को बहुत जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से वान्या खुद से कंट्रोल खोने लगती है और पूरा अम्ब्रेला एकेडमी का मैंशन हिलने लगता है। और इससे पहले कि कुछ और होता, लूथर वान्या को इतनी जोर से दबाता है कि वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वान्या की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी चेम्बर में पाती है जहाँ पे उसे बचपन में रखा गया था, और वान्या के सामने सब लोग खड़े होते हैं। तभी लूथर से सब लोग बोलते हैं कि वान्या को बाहर निकालो, वो हमारी बहन है और उसने चाहे जो भी किया हो, हमें पता है कि वो जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्लाउस कहता है कि हो सकता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो सब देख के वो डरी हुई हो, सो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पे लूथर उन सब की बात से इनकार कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि इसकी पावर्स कितनी खतरनाक है और इसकी पावर्स क्या क्या कर सकती है, ये किसी को भी नहीं पता। और अगर इसे बाहर ना ही निकालें तो ये हमारे लिए और बाकी सभी के लिए अच्छा होगा। और वहीं हम देख सकते हैं कि वान्या दरवाजे को पीट रही होती है क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए बहुत डेस्परेट थी और अंदर काफी डर रही होती है। तभी वहां पर एलिसन आ जाती है और लूथर से कहती है वान्या को निकालने के लिए, जिस पे लूथर उसकी बात को मान नहीं रहा होता है और एलिसन को वहां जाने नहीं देता है। और फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं वान्या को वहीं पे छोड़ के। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजल एग्नेस से मिलने जाता है और जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि चाचा ने एग्नेस को बांध के रखा था और ऐसा ट्रैप बनाया था कि रस्सी के खींचते ही एग्नेस उबलते हुए एसिड में गिर जाएगी और हेजल के सामने मर जाएगी। अब यहाँ पे हेजल चाचा को रोकता है और उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के लड़ने की वजह से एग्नेस की चेयर पीछे की तरफ जा रही थी और वो एक बार और झटका खाने के बाद पीछे गिर जाती है। बट जब वो एसिड में गिरने ही वाली होती है तभी टाइम रुक जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे हैंडलर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो नंबर 5 के फेंके हुए ग्रेनेड से नहीं मरी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या बाहर की तरफ देख रही होती है। तभी उसे उस चेम्बर में लगे ग्लास पर उसकी चाइल्डहुड वाली इमेज दिखती है, जो कि वान्या से कह रही होती है कि ये लोग शुरू से ही हमसे प्यार नहीं करते थे, इन्होंने शुरू से ही हमें अपने ग्रुप से दूर रखा, हमारे सारे भाई बहन बिल्कुल हमारे फादर के जैसे ही हैं। अब यहाँ पर वान्या को बहुत खराब फील होता है, वो रोने लगती है और फिर वान्या कहती है कि वो सांस नहीं ले पा रही। तभी उसका चाइल्डहुड वर्जन कहता है कि तो तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा, जिस पे वान्या अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेती है और अपनी पावर्स यूज कर रही होती है जहाँ उसकी बॉडी से बहुत सारी वेव्स निकल रही होती हैं, जिससे वो चैम्बर ओवरलोड हो जाता है और उसका दरवाजा टूटकर गिर जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर एलिसन से बात कर रहा होता है। तभी अचानक से एक अर्थक्वेक सा आता है
और हम वान्या को देख सकते हैं जो कि अपनी पावर के फुल कंट्रोल में थी। और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तो भाई लोग, अब हम दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सीजन 1 के एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें डॉक्टर हारग्रीव्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो जवान थे और उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। तो वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि वो यहीं मरेगी, बट तुम नहीं, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। और ये भी कहती हैं कि वो उसके वायलिन को किसी ऐसे पर्सन को दें जो कि उसको प्यार करे जैसे वो करती थी। और फिर हम डॉक्टर हारग्रीव्स को एक बोतल खोलते हुए देखते हैं जिसमें से एक येलो कलर की लाइट एमिट करने वाले ग्लिटर्स बाहर निकलते हैं और आसमान में गायब हो जाते हैं। और बैकग्राउंड में हम ये देख सकते हैं कि कई सारे रॉकेट्स आसमान में उड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम ये गेस कर सकते हैं कि शायद डॉक्टर हारग्रीव्स किसी दूसरे प्लेनेट से हो, और जब उनका प्लेनेट खत्म हो रहा हो तो वो इस प्लेनेट पर आ गए हों। अब इस पूरे सीजन में काफी सारी सुपर और अजीब अजीब चीजें देखने को मिली हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो बैक टू द एक्सप्लेनेशन। हम देखते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स किसी डॉक पर थे। वहाँ पर उनका नाम बताया जाता है और फिर उन्हें इंस्पेक्शन कार्ड अलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स अपना मोनोकल पहनते हैं और जब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें डीएस अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिखती है और उनका मकान सेल पर था। तो डॉक्टर हारग्रीव्स अंदर जाते हैं और शायद यहीं पे वो उस बिल्डिंग को खरीद लेते हैं जो कि हमें आज एक बड़ा सा मेंशन के रूप में दिख रहा है। देन फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं कि अम्ब्रेला एकेडमी का मेंशन पूरा हिल रहा होता है और तभी वहां बाकी सभी इकट्ठा होते हैं। क्लाउस कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिसपे पोगो कहता है कि ये सब वान्या कर रही है, और तभी सब लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं। अब यहाँ पर वान्या एक एक करके सारे रूम को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डिएगो और क्लाउस मॉम को ढूंढ के उन्हें एकेडमी से बाहर ले जाने के लिए नीचे आ रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर छत का एक मलबा गिर जाता है और डिएगो बेहोश हो जाता है। तभी क्लाउस उठता है और देखता है कि ऊपर की पूरी छत नीचे गिरने वाली होती है और वो डिएगो को उठा रहा होता है। तभी ऊपर की छत नीचे गिर जाती है, बट हम देखते हैं कि बेन वहां आता है और उन दोनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ वान्या सब डिस्ट्रॉय कर रही होती है और तभी हॉल में उसे पोगो मिलता है जो कि एलिसन और लूथर को भगाने में हेल्प कर रहा था एक डिकॉय बन के। तभी वान्या पोगो से पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि मेरे पास पावर्स हैं? जिस पे वो बड़े ही सैड फेस के साथ कहता है कि हाँ, उसे सब पता था। तभी वान्या पोगो को उठाती है और उसे फेंक देती है और उसके पेट में दीवार पे लगे डियर का हॉर्न घुस जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर और बाकी सभी वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही वान्या अम्ब्रेला एकेडमी से बाहर निकलती है वो पूरा मेंशन गिर जाता है। दूसरी तरफ डिएगो और क्लाउस मॉम को भी नहीं बचा पाते हैं और जब वो सभी बाहर एक साथ आते हैं तो वहाँ नंबर 5 भी आ जाता है और उनसे बताता है कि उसको उस दिन का न्यूज़पेपर मिला है जब वो फ्यूचर में फंस गया था और दोनों पे सेम हेडलाइन थी, जिससे वो गेस कर लेता है कि कयामत टल चुकी है। बट इन रियलिटी कयामत कल नहीं बल्कि आज ही आने वाली थी और कयामत की वजह हैरोल्ड जेनकिंस नहीं बल्कि वान्या है, क्योंकि उसने एकेडमी डिस्ट्रॉय कर दी है। तभी वहाँ कई सारे हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं जिसे देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि वो सुपरस्टार नाम के किसी शॉप में मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैंडलर हेजल और चाचा को डांट रही होती है। वो कहती है कि उन्होंने एक दिन को इतने दिन में बदल दिया और अपने मिशन में फेल भी हो गए। आगे हम देखते हैं कि हैंडलर हेजल और चाचा से कहती है कि जो बोला गया है वो करो, जिसपे हेजल और चाचा हैंडलर को बताते हैं कि क्या हमें एक दूसरे को मार देना चाहिए, जिसपे हैंडलर कंफ्यूज हो जाती है। तभी हेजल बताता है कि आपने हमें ऑर्डर दिया था एक दूसरे को मारने का, जो कि हम पूरा नहीं कर पाए, जिसपे हैंडलर समझ जाती है और उन्हें बताती है कि वो लास्ट मैसेज नंबर 5 ने भेजा था, द कमीशन ने नहीं। और फिर हैंडलर उन्हें एक नया टास्क देती है। वो उनसे कहती है कि अब तुम्हें वान्या हारग्रीव्स को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वही कयामत की चाबी है और इसके बदले हेजल रिटायरमेंट ले सकता है और एग्नेस के साथ जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, तब तक वो उसके प्रोटेक्शन में रहेगी। वहीं चाचा को एक न्यू पार्टनर मिलेगा जिसके साथ वो जॉब कंटिन्यू कर सकती है। उसके ऊपर लगे सभी चार्जेस भी हटा दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो लोग इस मिशन में फेल होते हैं तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रही होती है, तभी उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। फिर वो अपना रूम लॉक करके वहां से चली जाती है
और जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है तो एक कार उसके सामने आके रुकती है, जिसे वो अपनी पावर से उड़ा देती है। आगे हम देखते हैं कि लूथर और बाकी सभी एक बॉलिंग सेंटर पे आते हैं और बैठ के डिसाइड करते हैं कि वान्या को कैसे रोका जाए। जहाँ लूथर वान्या को मारने की बात करता है, बट सभी उससे डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं कि हम वान्या को रोकेंगे, ना कि उसको मारेंगे। और तभी क्लाउस कहता है कि शायद वो कुछ हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे लूथर उसे बोलने से मना करता है, जिसपे डिएगो कहता है कि नहीं, इसे बोलने दो, आज इसने मेरी जान बचाई है। जिसपे क्लाउस कहता है कि हाँ, डिएगो की जान तो बचाई है, लेकिन मैंने बस उसका क्रेडिट लिया है, जबकि उसकी जान बेन ने बचाई है। अब इस बात पे किसी को यकीन नहीं हो रहा था, जिसपे क्लाउस कहता है कि आज बेन ने मुझे पंच मारा था और उसी ने डिएगो की जान भी बचाई थी। और फिर प्रूफ देने के लिए वो बेन की सूल की तरफ एक बॉल फेंकता है, जो कि वो कैच नहीं कर पाता है। तो सब लोग उस पे चिल्लाने लगते हैं, जिसपे क्लाउस बता देता है कि उस लड़की के साथ सोकर शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लूथर। जिसपे एलिसन भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है और फिर लूथर उसके पीछे जाता है उसको मनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 को न्यूमेटिक ट्यूब से मैसेज आने की आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर देखता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे सच में द कमीशन का एक मैसेज आया था, जो कि हैंडलर ने भेजा था नंबर 5 के लिए। और जब वो अपनी चॉकलेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ था। फिर वो उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे कहीं का एड्रेस मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो टेलीपोर्ट होके कहीं चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजल और चाचा कार में बैठ के बात कर रहे होते हैं। चाचा कह रही थी कि वो ये सब भूलने को तैयार है, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि उसको ये नया मिशन काफी प्रॉफिटेबल लगता है। बट हेजल को लगता है कि वो उन दोनों को यहाँ मारने के लिए छोड़ना चाहती है, क्योंकि उनके पास अभी भी उनका ब्रीफ केस नहीं था, जो कि एक तरह की चाल लग रही थी। तभी चाचा कहती है कि वो देखो, वान्या एक बस में चढ़ रही है। और तभी वो बस चलने लगती है और हम बस में देखते हैं कि वान्या अपना वायलिन लेके बैठी हुई है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है वान्या के बचपन का, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स वान्या से कहते हैं कि तुम्हारे सिबलिंग्स अपना नेक्स्ट मिशन पूरा करके काफी देर से आएंगे, तो तुम्हें आज भी अकेले ही पढ़ना होगा। जिसपे वान्या कहती है कि आज शाम को उसका म्यूजिक पढ़ने का मन है, तो क्या वो ये वायलिन ले जा सकती है। जिसपे डॉक्टर हारग्रीव्स उसे वायलिन ले जाने देते हैं और फिर ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। तभी हम देखते हैं कि हेजल और चाचा अपनी कार में उस बस का पीछा कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर और एलिसन आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे लूथर अपनी सफाई दे रहा होता है, तभी एलिसन उसे चुप कराती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एलिसन और लूथर एक फोन बूथ पर आते हैं, जहाँ एलिसन अपनी बेटी क्लेयर को कॉल लगाती है और लूथर उससे बात करता है एलिसन की तरफ से, जो कि काफी इमोशनल था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या बस से उतर जाती है। तभी चाचा कहती है कि देखो, वान्या बस से उतर गई है। जिसपे हेजल कहता है कि हाँ, और अब तुम्हारे उतरने का भी टाइम हो गया है। और हम देखते हैं कि जैसे ही चाचा अपना सीट बेल्ट निकालती है, तभी हेजल चाचा को लेकर जाता है और कार का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे चाचा कार से बाहर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हेजल कार को लेकर कहीं चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर वापस बॉलिंग सेंटर पर जाता है और वहाँ पे एलिसन भी आ जाती है। तभी लूथर पूछता है कि नंबर 5 कहाँ है, जिसपे डिएगो बताता है कि वो कहीं गायब हो गया। अब वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे द कमीशन वाले आ जाते हैं और उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको अटैक करते हुए और जैसे तैसे एकेडमी वाले वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 हैंडलर से मिलने जाता है, जहाँ का एड्रेस उसने मैसेज में दिया था। अब यहाँ पे हैंडलर और नंबर 5 के बीच थोड़ी बहस होती है, थोड़ी बातें होती हैं, जहाँ हैंडलर नंबर 5 को फिर से एक ऑफर दे रही होती है, जो कि पॉइंटलेस था। जिसे सुनकर नंबर 5 समझ जाता है कि वो यहाँ बस टाइम वेस्ट कर रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बड़े से थिएटर में वान्या का शो चल रहा होता है और सारे भाई बहन वहाँ पहुँच जाते हैं उसको रोकने के लिए। पहले तो सब लोग प्लान बना रहे होते हैं उसे बीच कॉन्सर्ट में रोकने का, जिसपे एलिसन कहती है कि वो पहले उससे बात करना चाहती है, जिसपे लूथर उसे मना करता है। लेकिन एलिसन के बहुत जिद करने पे लूथर उसे जाने देता है, ताकि वो उसके जरिए वान्या का ध्यान भटका सके, और जब उसका ध्यान भटका रहेगा तो वो लोग अटैक कर देंगे। तभी लूथर और डिएगो अंदर चले जाते हैं और क्लाउस को बाहर रख देते हैं चौकीदारी करने के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हेजल अपनी गन लेकर उसी मोटेल रूम में जाता है, जहां एग्नेस और हैंडलर थे। और फिर हैंडलर जैसे ही शावर से निकलती है, हेजल उसे शूट कर देता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। फिर हेजल एग्नेस से माफी मांगता है और फिर वो दोनों पैचअप कर लेते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। फिर सीन वापस थिएटर में आता है और हम देखते हैं कि वान्या वायलिन बजा रही होती है, जिसके सामने एलिसन आती है और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं। तभी डिएगो और लूथर
एक एक साइड से उस पर अटैक करने लगती हैं, जिन्हें वान्या देख लेती है और अपनी स्टिक की हेल्प से एक वेव इमिट करती है, जिससे पूरे थिएटर में हंगामा मच जाता है। लूथर और डिएगो स्टेज के बाहर गिर जाते हैं और तभी वहाँ के सब लोग भागने लगते हैं, जिसमें ब्लेंड होके कमीशन वाले अंदर आ जाते हैं और उन सब पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और उनसे बचने के लिए एकेडमी वाले नीचे झुक जाते हैं। तभी वहाँ पे नंबर 5 आ जाता है और लोग उस पे भी गोलियां चलाने लगते हैं। फिर वो बताता है कि ये कमीशन वाले हैं जिनके साथ वो पहले काम करता था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ क्लाउस भी आ जाता है और तभी वो लोग उस पे भी गोलियां चलाने लगते हैं, तो वो भी झुक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी चारों तरफ से घेर चुके थे। तभी डिएगो अपने चाकू निकाल के कुछ लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे नंबर 5 को टाइम मिलता है और वो टेलीपोर्ट होके एक आदमी के पीछे चला जाता है और उसको पकड़ के उसके पीछे के 2 आदमियों को मार देता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि अचानक से क्लाउस अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है, जिसमें उसके दोनों हाथ चमकने लगते हैं और वो बेन की सूल के जरिए उसकी पावर्स को यूज करता है। और हम देखते हैं कि वो अकेले ही वहाँ के आधे से ज्यादा लोगों को निपटा देता है। यहाँ पर सबको यकीन हो जाता है कि क्लाउस जो कुछ भी बोल रहा था वो सब सच था। और फिर उन सबको निपटाने के बाद वो लोग फिर से प्लान बनाते हैं वान्या को रोकने का। और फिर इस बार वो लोग वान्या को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे ही उस पर अटैक करने वाले होते हैं, वान्या अपनी पावर से उन लोगों पे हमला कर देती है और उन्हें हवा में लटका देती है और उनकी लाइफ फोर्स खींच रही होती है। तभी पीछे से एलिसन आती है और उसके कान के पास गन फायर करती है, जिससे उसकी पावर अनबैलेंस हो जाती है और वो अपने चेस्ट से एक लेजर आसमान में एमिट करती है, जो कि मून के सेंटर में जाके लगता है और वान्या बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने दुनिया को वान्या से तो बचा लिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मून डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके टुकड़े अर्थ पर आ रहे थे, जिसे देख के एकेडमी वालों को लग जाता है कि अब उनके बचने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि वो लोग मून के टुकड़ों को नहीं रोक सकते थे। तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 एक आइडिया देता है। नंबर 5 कहता है कि वो अपनी पावर से टाइम ट्रेवल करके उन लोगों को दूसरे टाइम में लेकर जा सकता है। रिजल्ट में साइड इफेक्ट बस यही होगा कि वो शायद छोटे हो जाएं, जैसे कि वो हो गया था। और ये आइडिया मरने से तो अच्छा था, इसलिए सब उसकी बात मान लेते हैं और फिर वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक शॉट में हम देखते हैं कि दुनिया खत्म हो रही थी, तभी हेजल एग्नेस को लेके ब्रीफकेस के साथ कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। और यहीं पे सीजन फिनाले यानी दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।